तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं आज के सेशन का। और सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आज का होगा उसके ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका बहुत ही आसान है। बताइए इस क्वेश्चन में क्या डिसीजन करना है। क्वेश्चन हमारा दे रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हमारा सुमेलित नहीं है, कौन सा हमारा मिलान सही नहीं है, ये बोला गया है। मेरे भाई डेसिबल जो हमारा होता है ना, ये ध्वनि की प्रबलता को हम लोग मेजरमेंट करते हैं। ध्वनि की प्रबलता को अगर मेजरमेंट करेंगे तो उसकी जो ध्वनि की प्रबलता की जो इकाई होती है उसी को हम लोग डेसिबल कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। ध्वनि की प्रबलता की हम बात करते हैं, लाउडनेस ऑफ यूनिट की बात करते हैं, ध्वनि की प्रबलता की बात करते हैं, उसको किस में मेजरमेंट करते हैं? डेसिबल में करते हैं, नहीं। और 80 डेसिबल से अधिक जो साउंड हमारा निकलता है वो हमारे लिए क्या होता है? हम कहते हैं कि वो साउंड पॉल्यूशन का कारण बनता है। अगर 80 डेसिबल से या 75 डेसिबल से अगर अधिक हमारा साउंड होता है तब उसको हम लोग कहते हैं हमारा वो कैसा, तो कहेंगे साउंड पॉल्यूशन की कैटेगरी में आता है। तो ये हमारा सही है, ये हमारा सही है। अगला मेरे भाई अश्व शक्ति यानी हॉर्स पावर की बात करते हैं। और हॉर्स पावर हमारा किसका, तो कहेंगे यहाँ पर शक्ति की इकाई होती है। और आप पढ़ते होंगे हॉर्स पावर यानी एचपी की बात करते हैं। एचपी मतलब हॉर्स पावर, और एक हॉर्स पावर बराबर कितना होता है तो आप सभी लोग जानते होंगे। सिंपल सा ये बात है, 746 वाट हम लोग कंसीडर करते हैं। ये 746 वाट हम लोग लेकर के चलते हैं। तो हॉर्स पावर जो हमारा होता है, ये हॉर्स पावर हमारा शक्ति का यूनिट है, ध्यान रखेंगे। शक्ति की इकाई हॉर्स पावर होता है। अब यहां पर ये भी हमारा सही हो गया। अगर हम सेल्सियस की बात करते हैं ना, तो आपको ध्यान रखना तापमान का सीजीएस यूनिट माना जाता है। ये किसका, तो कहेंगे तापमान का ये सीजीएस यूनिट हमारा होता है। तापमान का जो सीजीएस यूनिट हमारा होता है वो सेल्सियस होता है। और तापमान का ऐसा यूनिट हमारा क्या होता है? केल्विन होता है। यहां पर सेल्सियस कह रहा है कि उष्मा की इकाई है, नहीं, ये उष्मा की इकाई नहीं है मेरे भाई, ये गलत है। उष्मा की जो इकाई होती है, चूंकि उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा होता है, और उष्मा का अगर ऐसा यूनिट को अगर आप जानना चाहेंगे तो उष्मा का जो ऐसा यूनिट होता है हमारा किस में होता है, कहेंगे यहां पर हमारा जूल में होता है। क्योंकि उष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है और ऊर्जा का यूनिट जूल होता है। लेकिन अगर उष्मा का सीजीएस मात्रक अगर आपसे कोई पूछता है तो याद रखना इसके सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करते हैं तो उष्मा का सीजीएस यूनिट हमारा क्या होगा, कहेंगे हमारा कैलोरी होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। कैलोरी, जूल को हम कैपिटल जे से दिखाते हैं, कैलोरी को हम लोग CAL से दिखाते हैं। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने का तरीका होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो मेरे भाई ये मिलान हमारा गलत है, यानी कि ये हमारा नहीं मिल पा रहा, तो हम कहेंगे यही आंसर करेंगे। चूंकि सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको बताना था। आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन हमको लगता है कि पिछले क्लास में भी आप लोगों को कराए थे। बताइए इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे। कह रहा है तेल से अंशतः भरा हुआ तेल का एक टैंकर समतल सड़क पर आगे की ओर एक समान त्वरण से जा रहा है। इसका मतलब मेरे भाई कि उसमें त्वरण है, यानी कि वह एक समान त्वरण से आगे की ओर जा रहा है। इसका मतलब है कि वह त्वरित गति से आगे की तरफ जा रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ। तो आप एक बात समझिएगा, क्वेश्चंस को समझना बहुत बारीकी से है आपको, और कहना क्या चाह रहा है। अगर एक समान त्वरण की बात कर रहा है इसका मतलब त्वरित गति से जा रहा है। इसका मतलब हम किस गति की बात करेंगे तो इसको हम लोग कहेंगे ये त्वरित गति में हमारा है। और त्वरित गति की जब कभी भी बात होती है ना, तो याद रखना मेरे भाई ऐसे में वेग बढ़ जाता है। ऐसे में वेग का मान क्या होगा, कहेंगे वेग का मान बढ़ जाता है। अगर कोई भी वस्तु त्वरित गति में है तो हम कहेंगे हमारा वेग उसका बढ़ जाता है। तब कह रहा है कि बताइए तेल का मुक्त पृष्ठ हमारा क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। एक बात बताइए मेरे भाई, सबसे पहले तो आप क्या कहेंगे कि सर एक टैंकर बना लेते हैं। और जब आप एक टैंकर बनाइएगा तो टैंकर हमारा कैसा होगा, कि ऐसा हमारा टैंकर होगा। और टैंकर का ऊपर में जो टैंक का हमारा ये वाला पोर्शन है इसको मान लेते हैं ओपन है, जो कि खुला हुआ है। और टैंकर में मान लेते हैं कि व्हील लगा दीजिए, चक्का लगा दीजिए, और ये टैंकर हमारा समतल सड़क पर क्या करता है, तो गति कर रहा है। और इस टैंकर में क्या भरा हुआ है, तो आपको कहना है मेरे भाई तेल भरा हुआ है। और तेल जो है इसमें अंशतः भरा हुआ है, यानी कि अंशतः कहने का मतलब जरूरी नहीं कि आधा होगा, थोड़ा भी हो सकता है। अंशतः का मतलब होता है पार्सली फिल्ड होता है, ये ज्यादा भी हो सकता है कम भी हो सकता है, इस तरीके से हम लोग कहेंगे। ये अंशतः हमारा टैंकर में भरा हुआ, पूरा नहीं भरा हुआ, बस ये समझना, पूरा नहीं भरा हुआ है, बस इस तरह से किसी ना किसी लेवल में भरा हुआ, आधा भी नहीं बोलेंगे। हम कहेंगे इसमें अंशतः भरा हुआ है, थोड़ा सा हमारा तेल भरा हुआ है। ये हमारा क्या भरा हुआ, कहेंगे इसमें ऑयल भरा हुआ है, इस बात को ध्यान रखेंगे, ये हमारा ऑयल होता है। अब कहता है कि एक समान त्वरण से वो गति करता है, इसका मतलब त्वरित गति की बात कर रहा है। किसकी बात करता है, त्वरित गति की बात करता है।
अब मेरे भाई इस बात को समझना है कि जब कोई भी वस्तु त्वरित गति से अगर चलता है, जब त्वरित गति से चलता है तो उसका वेग क्या होगा, तो कहेंगे बढ़ता है। अगर त्वरित गति है तो उसका वेग क्या होगा, तो कहेंगे बढ़ता है। और जब वेग हमारा बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है कि जिस दिशा में वेग बढ़ रहा है उसी दिशा में क्या होगा, तो कहेंगे सेम उसी दिशा में हमारा क्या होगा, तो कहेंगे यहां पर त्वरण भी होगा। इसका मतलब है जिधर वेग बढ़ा उधर ही हमारा त्वरण होगा। तो एक बात बताइए मेरे भाई कि जब वेग बढ़ा तो त्वरण भी हमारा उसी दिशा में होगा। तो हम लोग आप लोग को कई बार बता चुके हैं कि एक हमारा जड़त्व होता है, इसको इनर्शिया कहते हैं। वो इनर्शिया त्वरण के विपरीत दिशा में होता है, गति के विपरीत दिशा में नहीं होता है। ये त्वरण के विपरीत दिशा में हमारा होगा और इनर्शिया हमारा कहीं ना कहीं इधर काम करता है, इसको जड़त्व कहते हैं। और जड़त्व जो होता है वो आपको झटका देता है, यानी कहने के मतलब पानी का लेवल को इधर की ओर धक्का देगा। जब पानी के लेवल को इधर की ओर धक्का देगा तो मेरे भाई कैसा सिनेरियो क्रिकेट हो ये हमारा हो जाएगा, क्योंकि पानी को जैसे ही इधर की ओर धक्का देगा तो पानी का जो लेवल है ना कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। यानी कि पानी का लेवल कुछ इस तरीके से हमारा हो जाएगा। पता चलेगा कि यहां का पानी खाली हो करके यहां पर वो पानी भर गया है। यहां का जितना पानी खाली हुआ है वो इतना पानी ऊपर यहां पर चढ़ गया। तो मेरे भाई इस बात को बताइए, आगे की तरफ हमारा क्या होगा, पानी का लेवल नीचे गिरेगा और पीछे की तरफ हमारा पानी का लेवल ऊपर गिरेगा, ऊपर जाएगा। तो यहां पर हम कहेंगे गहराई ज्यादा होगा और यहां पर गहराई कम होगा। यहां पर पानी की गहराई ज्यादा होगी और यहां पर पानी गहराई कम होगी। मेरे भाई गहराई जब कभी भी हम लोग देखते हैं ना तो पानी के सतह से गहराई देखते हैं। ये पानी का सतह हमारा है, यहां गहराई देखिएगा तो ये गहराई होगा और यहां गहराई अगर देखिएगा तो आपको ये वाला गहराई मिलेगा। इसका मतलब है कि इसका जो पीछे टैंक का जो पीछे वाला हिस्सा वहां गहराई ज्यादा मिल जाएगा, पानी यहां तक भरा हुआ यानी गहराई ज्यादा है, यहां पर गहराई कम होगा, ये कहना चाहता है। तो बताइए एक समान त्वरण से अगर जा रहा है तो उस तेल का जो मुक्त पृष्ठ हमारा होता है, मुक्त पृष्ठ किसको कहते हैं, ऐसा वाला जो हमारा हो गया है ये हमारा क्या तो मुक्त पृष्ठ कहलाएगा। ऐसे है तो ये मुक्त पृष्ठ हमारा होगा, अब ऐसा हो गया तो ये मुक्त पृष्ठ हो जाएगा। क्योंकि ये त्वरित गति से जा रहा है, त्वरित गति कहने का मतलब हमारा वेग बढ़ रहा है और त्वरण इसमें है। जब त्वरण हमारा इसमें हमारा होगा तो हम कहेंगे यहां पर इनर्शिया किधर तो पीछे होगा और पानी को धक्का लगेगा पीछे, पानी यहां का पानी खाली होकर के यहां भर जाएगा, पीछे बढ़ जाएगा और पीछे का लेवल हमारा ऊपर हो जाएगा, कहेंगे गहराई ज्यादा होगा, यहां पर गहराई कम मिलेगा। तो आप यहां से कह सकते हैं मेरे भाई क्षैतिज बना रहेगा, बिल्कुल भी नहीं, क्षैतिज तो बिल्कुल भी नहीं बना रहेगा। क्षैतिज कब बना रहेगा तो वो भी हम आपको बताएंगे कि पानी का लेवल ना उधर ऊपर उठेगा ना नीचे गिरेगा। तो ये पानी का लेवल कब हमारा क्षैतिज बना रहेगा, जब हमारा गाड़ी एक समान वेग से कांस्टेंट वेलोसिटी से जब हमारा आगे की ओर बढ़ता है तो होता है। और कांस्टेंट वेलोसिटी से हम कहते हैं कि जब चलेगा तो त्वरण का मान 0 होगा, जब त्वरण का मान 0 होगा तो कहेंगे जड़त्व का मान 0 होगा, यानी इसमें कोई झटका नहीं लगेगा, तो ना तो वो आगे पीछे उठेगा ना नीचे गहरा हो जाएगा। मेरे भाई एक समान गति कहेंगे एक समान लेवल वो बना रहेगा। ये क्षैतिज बना रहना किस वेग किस कंडीशन में होगा, जब एक समान वेग से गाड़ी चलेगा। यहां एक समान त्वरण बोला है, एक समान वेग से जब चलेगा तो हम कहेंगे एक क्षैतिज बना रहेगा, तेल का मुक्त पृष्ठ हमारा क्षैतिज बना रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखना है क्योंकि इनर्शिया 0 हो गया, लेकिन यहां तो इनर्शिया है, उसी कारण हमारा पीछे उठ गया। आगे चलते हैं, क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर कम गहराई होगा, नहीं पिछला सिरा इसको कहते हैं, ये गहराई तो ज्यादा है और अगला सिरा ये चूंकि आगे जा रहा है तो ये अगला सिरा यहां गहराई कम है, यहां गहराई ज्यादा होगा। तो यहां पर कह रहा है कि पिछला सिरा पर कम गहराई है, जो कि यहां पे गलत होगा। क्षैतिज से इस प्रकार आनत होगा कि पिछले सिरे पर अधिक गहराई होगी, यानी इस क्वेश्चन का अगर आंसर करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हमारा किसी भी सूरत में राइट हो जाएगा। आप आंसर किए होंगे ऑप्शन नंबर सी, ये आपके राइट हो गए। आप लगातार अगर क्लासेस कर रहे हैं तो शायद ये ऐसे कंसेप्ट तो आपको तुरंत बुझा गया होगा कि एक्चुअली में इसमें हुआ क्या है। आगे चलता देखो, ये वाला जो क्वेश्चन हम आपको बताया है ना, ये इस पर भी क्वेश्चन आता है, कहेगा कि पानी तेल से टंकी भरा हुआ या टैंकर भरा हुआ है, अगर बताइए कि उसका मुक्त पृष्ठ अगर क्षैतिज बना हुआ रहेगा तो किस केस में जब हम कहेंगे वो हमारा टैंकर जब एक समान वेग से चलेगा, एक समान वेग से चलेगा तब ऐसी पॉसिबिलिटी है। या एक समान वेग से चलता हुआ जो टैंकर होगा उसमें पानी का या किसी द्रव पदार्थ का मुक्त सतह अगर क्षैतिज बना रहेगा तो हम कहेंगे उसके लिए कांस्टेंट वेलोसिटी होना जरूरी होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहता है, अगर इस क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो याद रखिए किसी वस्तु को 8 किलोमीटर प्रति सेकंड के वेग से अंतरिक्ष में फेंका जाता है तो क्या होगा। अगर आप अंतरिक्ष में पृथ्वी के सतह से फेंकते हैं, कहां से वस्तु को 8 किलोमीटर के वेग से आप अंतरिक्ष में फेंकते हैं, और वैसी परिस्थिति में क्या होगा, अंतरिक्ष में जब 8 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से फेंकेंगे तो जाहिर सी बात अंतरिक्ष में तो जाएगा नहीं, वापस पृथ्वी पर आ जाएगा। क्योंकि अंतरिक्ष में स्पेस में जाने के लिए कम से कम कितना चाहिए, 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेग चाहिए, इसके वेलोसिटी कम से कम आपको चाहिए। मान लेते कि ये हमारा क्या कहेंगे यहां पर पृथ्वी है और ये अगर हमारा पृथ्वी है तो पृथ्वी का ये सेंटर होगा, और जाहिर सी बात है मेरे भाई कि पृथ्वी का अपना गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र होगा, जहां तक गुरुत्वा ये पृथ्वी क्या कर सकता है, किसी भी वस्तु को आकर्षित कर सकता है, हम उसकी बात करते
करते हैं। और पृथ्वी की त्रिज्या मान लेते हैं r है, ये पृथ्वी का सेंटर, और इसको हम लोग यहां पर क्या कहेंगे, तो इसको हम लोग यहां पर अर्थ कहते हैं। अब पृथ्वी की सतह यहां है, और पृथ्वी की सतह से यहां से किसी वस्तु को, जब यहां से पृथ्वी की सतह से जब यहां से किसी वस्तु को फेंका जाता है, जब यहां से फेंका जाता है, तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना है कि पृथ्वी की सतह से जब इसको फेंका जाता है, जब ये स्पेस में जाएगा जहां पर गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र नहीं होता है। हम लोग जानते हैं अंतरिक्ष की जब हम बात करते हैं ना, तो अंतरिक्ष यानी हम स्पेस को कहते हैं। अंतरिक्ष किसको कहेंगे, स्पेस को कहते हैं। और स्पेस पर मेरे भाई याद रखना कि गुरुत्वाकर्षण त्वरण का मान 0 होता है, यानी ग्रेविटी का मान 0 हो जाता है। तो अगर मान लेते यहां से आप फेंकना चाह रहे हैं और हम ये कह दिए कि यहां पर हमारा क्या, तो यहां पर हमारा अंतरिक्ष है। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर इस वस्तु को अंतरिक्ष में जाना होगा तो कम से कम कितना वेग चाहिए, कम से कम इसमें जो इसकी वेलोसिटी चाहिए, पलायन वेग चाहिए, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड चाहिए। अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से ज्यादा होगा तब तो चल ही जाएगा, लेकिन 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से अगर थोड़ा भी कम होगा तो वो पृथ्वी पर दोबारा आ जाएगा, वापस हम कहेंगे नहीं जा पाएगा, ये हमारा वापस यहीं पर पृथ्वी पर रिटर्न आ जाएगा। तो यहां तो आपको 8 किलोमीटर पर सेकंड की बात कर रहा है, ये तो मेरे भाई 11 से कम हो गया। अगर 11.2 होता तब तो पार कर जाता, अंतरिक्ष में चला जाता, लेकिन अगर 11.2 से अगर कम अगर है, इसका मतलब फिर वो पृथ्वी पर ही आ जाएगी, इसका मतलब वह वापस पृथ्वी पर आकर के गिरेगी। ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इसका पलायन वेग 8 किलोमीटर पर सेकंड है। कम से कम अंतरिक्ष में किसी भी चीज को अगर भेजना है, स्पेस में किसी चीज को भेजना है, तो उसके लिए पृथ्वी की सतह से कितना वेग देना पड़ेगा, तो 11 कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड वेग देना पड़ेगा। अब 11.2 से ज्यादा दीजिएगा तब तो चला ही जाएगा, लेकिन कम से कम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के वेग से अगर फेंकेंगे तभी हमारा क्या होगा, तो कहेंगे जाएगा। लेकिन उससे अगर थोड़ा भी कम अगर होगा तो फिर से पृथ्वी पर आ जाएगा, क्योंकि उसको पृथ्वी वो जाने नहीं देगी। तो मेरे भाई कम से कम पलायन वेग हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होना चाहिए। अगर पृथ्वी से अगर कोई वस्तु अंतरिक्ष में जाता है तो कम से कम वो वेग होना चाहिए। आगे चलते हैं, वह थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेल्सियस को माप सकता है मेरे भाई, पूर्ण रेडिएशन स्पायरोमीटर की हम बात करते हैं। ये वो थर्मामीटर है मेरे भाई जो विदाउट कांटेक्ट में गए हुए ये क्या करता है, तापमान को रीड कर लेता है। तो आपको ध्यान रखना है कि टोटल रेडिएशन थर्मामीटर की, पायरोमीटर की अगर हम बात करते हैं, ये कैसे मेजरमेंट करता है, विदाउट कांटेक्ट में जाने के बाद ये क्या करता है मेरे भाई, इसको आप क्या करते हैं, किसी बॉडी कांटेक्ट में बिना बॉडी कांटेक्ट में ले जाने, बिना बॉडी कांटेक्ट में, बिना मेरे भाई कांटेक्ट में ले जाने के बाद भी ये क्या करता है, तापमान का रीडिंग करता है। तो मेरे भाई आपको ध्यान रखना ये कैसे रीडिंग करता है, तो विदाउट कांटेक्ट की हम बात करते हैं। ये विदाउट कांटेक्ट क्या करता है, विदाउट कांटेक्ट ये क्या करता है, तापमान का मापन करता है। ये तापमान का मापन करता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये टोटल रेडिएशन जो हमारा पायरोमीटर होता है, ये अधिक तापमान को मापने के लिए होता है। इसका मतलब है 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हमारा ये तापमान को माप सकता है। ये हमारा जगह पारा का जो थर्मामीटर होता है, ये तो हमारा कम टेम्परेचर को मापने के लिए, जो नॉर्मल टेम्परेचर हमारा होता है जिसमें मरकरी भरा होता है, पारा हमारा मापने के लिए यूज होता है। और गैस थर्मामीटर का यूज हम लोग करते हैं, ये भी हमारा 500-600 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापता है, जिसमें हाइड्रोजन गैस भरा होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि मेरे भाई हाइड्रोजन एक प्रकार का गैस होता है ना, जैसे उसको तापमान दीजिएगा तो वो तुरंत फैलता है, बहुत ज्यादा फैल जाता है। इसलिए गैस थर्मामीटर की अगर हम बात करते हैं तो ये ज्यादा टेम्परेचर को भी माप सकता है, लेकिन ये 500-600 टेम्परेचर तक हमारा मेजरमेंट करता है। ये हमारा नॉर्मल टेम्परेचर सबको ये माप सकता है, लेकिन ये हमारा बहुत अधिक तापमान को मापता है। लेकिन ये विदाउट कॉन्टेक्ट में तापमान का मापन करता है। ये सब कॉन्टेक्ट में जाएगा तब करेगा, ये कॉन्टेक्ट में जाएगा तब करेगा। ये विदाउट कॉन्टेक्ट में गए हुए क्या करता है, उसके आसपास जाने के बाद कहेंगे उस रेडिएशंस के कारण कहते हैं उसके अंदर का तापमान बढ़ जाता है और तापमान को रीड कर लेता है। आगे बताइए कि विद्युत चुंबकीय तरंग में अधिकतम ऊर्जा किसमें होती है। तो मेरे भाई ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में कई बार आता भी है, और आप जानते हैं एनर्जी का एक रिलेशन होता है, एनर्जी इक्वल टू हम लोग क्या पढ़ते हैं, एच न्यू पढ़ते हैं, और एच न्यू इक्वल टू होता है एस सी अपन में लैम्डा। ये आपको मॉडर्न फिजिक्स में ये बात आपको पढ़ना होता है, एनर्जी का ये रिलेशन आपको देखना होता है। तो मेरे भाई एक बात बताइए, एनर्जी जो हमारा ऊर्जा होता है, ये हमारा एच क्या तो कहेंगे प्लैंक्स कांस्टेंट है। इस बात को ध्यान रखिएगा, एच और सी जहां पर आप देखिएगा इस फॉर्मूला में, तो आपको ध्यान रखना है H तथा अगर हम C की बात करते हैं, H तथा C, ये H तथा C हमारा दोनों क्या कहेंगे, यहां पर हमारा ये कांस्टेंट होता है। ये किसी भी सूरत में आपको ध्यान रखना है। अगर HC अगर हमारा कांस्टेंट है तो एनर्जी का रिलेशन हमारा समानुपाती आवृत्ति का, और वित्तकर्मानुपाती हमारा किसका होता है, यहां पर वेवलेंथ का होता है। तो अब यहां पर बात आती है कि एनर्जी समानुपाती हमारा आवृत्ति का और वित्तकर्मानुपाती वेवलेंथ का हो जाएगा। तो आपसे पूछा किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। एक बात बताइए मेरे भाई, किसकी ऊर्जा अधिकतम होगी। अगर ऊर्जा को अधिकतम होना होगा,
अगर हम इसको अगर अधिकतम करना चाहते हैं, एनर्जी ज्यादा करना चाहते हैं, तो उसकी आवृत्ति भी ज्यादा होनी चाहिए, लेकिन उसका वेवलेंथ क्या होना चाहिए, कहेंगे कम होना चाहिए। तो मेरे भाई आपके पास ये दे रखा है जिसको विद्युत चुंबकीय तरंग कहते हैं। वैसे भी हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंग के बारे में आपको याद रखना है, जिसमें आपका गामा रे आपका आता है, जिसमें अगर देखिएगा तो एक्सरे आपका आता है, जिसमें आप देखिएगा तो परावैगनी किरण जिसको यूवी रे कहते हैं, जिसमें अगर देखिएगा तो आपको यहां पर विजिबल रे की हम बात करते हैं, ये विजिबल रे हमारा होता है। इसमें देखिएगा तो आपको यहां पर इंफ्रा की अगर बात करेंगे, अगर इसी में देखिएगा तो आपको माइक्रो मिलेगा, माइक्रोवेव, फिर आपका रेडियो वेव होता है। तो मेरे भाई एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि इसमें सबसे अधिक वेवलेंथ किसका होगा, तो कहेंगे रेडियो वेव का होता है। इसका वेवलेंथ का मान मैक्स होता है, और गामा किरण का जो हमारा वेवलेंथ का मान होता है, ये गामा है, ये क्या है, कहेंगे गामा है। इसका वेवलेंथ का मान क्या होगा, तो यहां पर हमारा मिनिमम होता है। इसका मतलब ये मिनिमम है, ये मैक्सिमम है, तो ऊपर से नीचे जब जाते हैं तो वेवलेंथ का मान बढ़ता है। अब देख लीजिए, आप ऑप्शन में आपको दे रखा है, तो आपको दृश्य प्रकाश की बात करता है, इसको विजिबल रे कह दिए, अवरक्त किरण की बात करता है, इंफ्रा की बात कर लिए, एक्स किरण की बात करता है, तो एक्स किरण हमारा ये है। मेरे भाई इसको देखिएगा तो यहां मिनिमम है, यहां ज्यादा हो रहा है, तो ऊपर से नीचे जाने पर बढ़ता है, तो मिनिमम के बाद हम कहेंगे इसका मिनिमम होगा। इसमें मिनिमम किसका होगा, तो एक्सरे का मिनिमम होगा। अगर एक्सरे का वेवलेंथ अगर मिनिमम होगा तो उसकी फ्रीक्वेंसी अधिक होगी, फ्रीक्वेंसी अधिक होगी तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। इसका मतलब इस क्वेश्चन के अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो हम लोग एक्सरे यहां पर करेक्ट आंसर करेंगे, और ऑप्शन नंबर सी जो होगा हमारा किसी भी सूरत में करेक्ट हो जाएगा। एक्सरे हमारा यहां पर क्या होगा, क्योंकि यहां पर राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कहीं से कोई शक नहीं। आगे चलते हैं, ध्वनि तरंग के बारे में आपको पता होगा कि ध्वनि अगर प्रोपेगेट करती है तो कैसे चलती है। मेरे भाई मैंने आपको कई बार बोला है कि इस पर क्वेश्चन हमेशा आता है, और ध्वनि तरंग की जब कभी भी बात करेगा ना, तो ध्वनि तरंग हमारा डिस्टर्बेंस के कारण प्रोपेगेट करता है, इस बात को ध्यान रखना। ये हमारा किसके कारण, तो कहेंगे यहां पर डिस्टरबेंस के कारण। डिस्टरबेंस के कारण क्या करता है, डिस्टरबेंस के कारण हमारा क्या करता है, ध्वनि गमन करती है। डिस्टरबेंस के कारण हमारा क्या होता है, कहेंगे ध्वनि तरंग जो होती है, ध्वनि तरंग जो है ये गमन करती है। ध्वनि तरंग क्या करती है, तो ध्वनि तरंग यहां पर गमन करती है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये किसके कारण, तो कहेंगे हमारा डिस्टरबेंस के कारण करता है, या फिर डिस्टरबेंस को ही हम लोग क्या कहते हैं, वाइब्रेशन भी कहते हैं, कंपन कहते हैं। तो डिस्टरबेंस कहिए या वाइब्रेशन कहिए, दोनों चलेगा, ध्वनि तरंग। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि इसको चलने के लिए क्या चाहिए, तो इसको चलने के लिए माध्यम चाहिए। बिना माध्यम का ध्वनि तरंग नहीं चलेगा, इसको क्या चाहिए, तो मीडियम की आवश्यकता होती है। और माध्यम आपको पता ही होगा कि माध्यम हमारा क्या होता है, कल भी बताए थे कि माध्यम कहने का मतलब ठोस होगा, माध्यम कहने का मतलब हमारा द्रव होगा, और माध्यम कहने का मतलब हमारा गैस होगा। जहां कहीं भी माध्यम की बात आएगी तो माध्यम मतलब ठोस द्रव गैस की बात करते हैं, यही हमारा मीडियम। हाँ, अलग अलग प्रकार का ठोस हो सकता है, अलग अलग प्रकार का द्रव हो सकता है, अलग अलग प्रकार का गैस हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मीडियम्स का मतलब होता है ठोस, द्रव और गैस की हम बात करते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि ध्वनि तरंग जो हमारा चलेगा, माध्यम चाहिए उसको चलने के लिए, इसका मतलब ये भी माध्यम है, ये भी माध्यम है, ये भी माध्यम, इसका मतलब तीनों माध्यम है, तो तीनों में वो प्रोपेगेट करेगी, चलेगी। लेकिन सबसे अधिक डिस्टर्बेंस किसमें होगा, ठोस में होगा, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास होता है, इसमें मॉलिक्यूल्स दूर दूर होता है, इसलिए इसमें डिस्टर्बेंस कम होगा। तो जहां डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा वहां पर स्पीड ध्वनि का गति ज्यादा होता है, इसलिए ठोस में अधिक होता है और गैस में हमारा सबसे कम होता है। बताइए इसमें क्या है, बताइए, ये सब तो हमारा माध्यम ही है, और माध्यम जब ये हमारा तीनों के तीनों माध्यम है तो हम कहेंगे ठोस, द्रव, गैस तीनों में चलेगा। तो ठोस था गैस दोनों माध्यम में चलेगा। केवल ठोस बोल दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि केवल टर्म जो लगा हुआ ना इसकी वजह से ये गलत हो, केवल ठोस नहीं चलेगा, केवल गैस बोल दिया नहीं चलेगा। क्या चलेगा मेरे भाई, तो हम लोग कहेंगे उससे बढ़िया एप्रोप्रिएट आंसर हमारा ये हो सकता है कि ठोस और गैस को कंसीडर करेंगे। वैसे आप जान लीजिए कि ठोस में भी चलेगा, द्रव में भी चलेगा, गैस में भी चलेगा, लेकिन आंसर हमारे ए हो जाएंगे, क्योंकि केवल लिख करके इसको गलत कह दिया, केवल लिख दिया इसलिए गलत हो गया। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा, तो ए वहां पे करेक्ट हो जाएगा। वैसे ठोस, द्रव और गैस तीनों में हमारा चलता है, ठोस में अधिकतर हमारा गति होती है। अगला क्वेश्चन मेरे भाई, ये भी क्वेश्चन आपका देखिए यहां पर रिपीटेड क्वेश्चन है, कहता कि विद्युत धारा हमारा प्रवाहित नहीं होता है। तो विद्युत धारा प्रवाहित कब नहीं होगा, जब समान विभव होता है तो विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होता। मैंने कई बार बता रखा है आपको कि समान विभव पर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। अगर मान लेते कोई तार है और इस तार में अगर देखिएगा यहां का पोटेंशियल अगर 5 वोल्ट है और यहां का भी पोटेंशियल अगर मान लेते दोनों एंड का पोटेंशियल कितना, तो 5 वोल्ट ही है, यानी कि यहां का वोल्टेज अगर समान है तो इससे कोई करंट पास नहीं करेगा। इसका मतलब समान विभव पर कोई करंट पास नहीं करेगा, समान विभव पर मेरे भाई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होगी। तो विद्युत धारा प्रवाहित होने के लिए हमेशा याद रखना कि उच्च विभव से निम्न विभव में जाता है, यहां ज्यादा होगा यहां कम होगा, तब करंट हमारा आगे की ओर जाता है। हमेशा विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है मेरे भाई उच्च विभव से निम्न विभव में होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, कभी भी निम्न विभव से उच्च विभव में नहीं होता है।
हम लोग जानते हैं मेरे भाई, ये चलो एक और बात बता देना, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, और ये प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, ऐसा रीजन क्या है ये आपसे जानना है मेरे भाई। प्रकाश जो हमारा होता है वो सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, और अगर आप कहते हैं कि जो लाइट हमारा होता है, जो सूरज की प्रकाश हमारा होता है, वो अगर सीधी रेखा में गमन करती है, इसका मतलब क्या होता है? तो सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि अगर हम प्रकाश की बात करते हैं, अगर हम लाइट की बात करते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे कि जो प्रकाश हमारा, जो लाइट हमारा होता है, याद रखना कि ये हमारा क्या, तो कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है। ये किससे बना है मेरे में? तो आप कहेंगे यहां पर छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश कहते हैं। और दूसरी बात है मेरे भाई, ये जो प्रकाश हमारा होता है ये भी ऊर्जा का एक रूप माना जाता है, ये ऊर्जा ही तो है, और ऊर्जा का ये क्या कहेंगे यहां पर एक रूप होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। यानी कि अगर हम लाइट की बात करते हैं, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, और आपको ये किसी भी बात में किसी भी तरीके से आपको ये लाइन आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। दूसरी बात आपको ध्यान रखना मेरे भाई कि प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, ये कणिका सिद्धांत में न्यूटन ने बोला था। ये किसने बोला था मेरे भाई? तो हम यहां पर न्यूटन की बात करते हैं, उन्होंने कैसा सिद्धांत दिया था? कणिका सिद्धांत दिया था, और कणिका सिद्धांत जो उन्होंने दिया था, इसी को कार्पस्कुलर थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को क्या कहते हैं? कार्पस्कुलर थ्योरी के नाम से हम लोग जानते हैं। ये हमारा कार्पस्कुलर थ्योरी था, जो कि न्यूटन के द्वारा ये दिया गया था, और उन्होंने बोला था कि हमारे प्रकाश जो है, या कहेंगे प्रकाश जो है वो छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, इसलिए उसको कणिका सिद्धांत भी देते हैं, कहते हैं। ये न्यूटन का ये थ्योरी था। इनका एक और स्टेटमेंट था मेरे भाई कि प्रकाश सीधी रेखा में भी गमन करती है। ये प्रकाश कैसे गमन करती है? तो उसके पीछे का रीजन है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, इस बात को ध्यान रखना। प्रकाश कैसे गमन करती है? सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती, ये बात आपको ध्यान रखना है। ये प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ये चीज आपको ध्यान रखना। अगर सीधी रेखा में गमन करती है तो कैसे गमन करेगी, उस चीज को आप समझिएगा मेरे भाई। बहुत ही काम का चीज और बहुत बेहतरीन चीज है मेरे भाई। एक बात बताइए, जब प्रकाश चलता है ना तो साइनोसोडल वेव में चलता, और प्रकाश जब चलेगा तो ऐसे चलता है प्रकाश हमारा, यही साइनोसोडल वेव हमारा होता है, इसी को अनुप्रस्थ तरंग कहते हैं। अब यहां पर बड़ा बड़ा वेव हमारा बनता है, लेकिन मेरे भाई एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ये भी तो हो सकता है कि प्रकाश गमन करेगा आगे की तरफ, लेकिन ये क्या होगा, इसके वेव इतने छोटे होंगे, इसके वेव इतने छोटे होंगे, इसके वेव इतने छोटे होंगे, इसके वेवलेंथ इतनी छोटी छोटी, चलो फिर से समझ आते हैं, समझना गौर से। इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी छोटी होगी, इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी छोटी, इसकी वेवलेंथ इतनी छोटी छोटी होगी। आप दूर से देखिएगा ना लगेगा सीधा है, आप दूर से देखिएगा लगेगा सीधा है। इसका मतलब है मेरे भाई कि यहां पर छोटी वेवलेंथ आपको दिख रही है, यहां पर छोटी तरंग दैर्घ्य है। और मेरे भाई इस बात को आप समझिएगा कि जो छोटी तरंग होती है, छोटी तरंग दैर्घ्य जो होती है, इसको हम लोग स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं। इसको हम लोग क्या मान के चलते हैं? तो इसको हम लोग यहां पर स्ट्रेट लाइन मान के चलते हैं। ये स्ट्रेट लाइन हमारा होता है, इसी को हम लोग क्या कंसिडर करते हैं? तो स्ट्रेट लाइन कंसिडर करते हैं। ये चीज आपको ध्यान, इसको स्ट्रेट लाइन हम लोग मान करके चलते हैं, ये आपको स्ट्रेट लाइन मान करके चलना है, इस बात को ध्यान रखते हैं। यहां पर स्ट्रेट लाइन मान करके चलते हैं, इसीलिए कहते हैं कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन अगर बड़ी बड़ी वेवलेंथ होगी तो फिर सीधी रेखा नहीं होगा, तब तो ये ऐसा ऐसा रेखा होगा, ये कर्व रेखा तब तो होगा, ये वक्र रेखा तब तो हो जाएगा। इसलिए छोटी छोटी वेवलेंथ है, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन हमारा कहलाता है, इसलिए उसको सीधी रेखा में हम लोग कहते हैं। तो एक बात बताइए मेरे भाई, इसके पीछे का यही काउज हमारा होता है। तो अगर प्रकाश सीधी रेखा में चलती हुई प्रतीत होती है तो इसका पीछे का रीजन क्या है? छोटी तरंग दैर्घ्य होगी। इसका मतलब प्रकाश का वेग बहुत अधिक होगा, या छोटे कणों से मिलकर के बना है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होगी। ये इसके पीछे का मेन काउज है। हाँ, ये भी सही है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, जो कि कणिका सिद्धांत कहता है। लेकिन मेरे भाई इस बात को समझना है कि इसका काउज क्या होगा कि सीधी रेखा में चलती है, उसका कारण पूछा, उसका काउज पूछा है, तो आप कहेंगे सर काउज क्या है? तो ये छोटी छोटी वेवलेंथ बनती है, और जब छोटी छोटी वेवलेंथ होती है तो वो लगता है, ऐसा प्रतीत होता है कि वो सीधी रेखा में है। कैसा? तो वो सीधी रेखा में है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। आंसर सी होगा कि डी आंसर कर रहा है? देखो एक आंसर डी कर रहा है। तुमसे इसका ना कॉज पूछ रहा है जी, इसका कॉज ही थोड़ी है। ये तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश हमारा एक प्रकार का ऊर्जा होता है, छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना है, उसको कणिका सिद्धांत कहते हैं। ये सब स्टेटमेंट ठीक है, ये स्टेटमेंट सही है, गलत नहीं है, लेकिन इसका कॉज पूछ रहा है, इसका बिकॉज। देखो ये इसका कॉज पूछ रहा है कि ये सीधी रेखा में क्यों चलती हुई प्रतीत होती है, वो बताना है। तो सीधी रेखा में इसलिए चलती हुई प्रतीत होती है कि जो वेव हमारा चलता है वो वेव इतना छोटा होता है, इतना छोटा वेवलेंथ बनाता है कि लगेगा कि सीधा ही है, इसीलिए ऐसा होता है। तो प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बहुत छोटी होने के कारण ऐसा प्रतीत होता है। प्रकाश की वेवलेंथ जितनी छोटी होगी, वेव की लंबाई जितनी छोटी होगी, उतना ही आपको सीधा नजर आता है।
दैट इज ये आंसर आपका होगा। बताइए समझ में आ गया क्या? जो बात हम आपको बताए क्या ये बात समझ में आ गया? एक एक बच्चे को समझ में आना चाहिए। और ये कॉज आपके एग्जाम में पूछता है। बड़ी बड़ी वेवलेंथ जो होती है वो सीधी रेखा में नहीं दिखाई देगा। और हम लोग जानते भी हैं कि प्रकाश की जो वेवलेंथ होती है, वो छोटी छोटी होती है, लेकिन पढ़ने के लिए हम उसको बड़ा करके देखते हैं। लाल कलर का वेवलेंथ बड़ा होता है, वायलेट का हमारा अलग छोटा होता है। तो मेरे इस तरीके से हम लोग देखते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहां पर देखने की कोशिश कीजिए क्या कहता है। कहता है कि उत्तल दर्पण की बात कही गई। एक बात बताइए मेरे भाई, हम दर्पण के बारे में कितनी बार आपको पढ़ा चुके हैं कि जब कभी भी आपसे उत्तल, जो मेरे क्लासेस को कर रहा होगा उनको तो मेरे भाई ये सब क्वेश्चन एकदम आसान लगता होगा। उत्तल दर्पण हमेशा कैसा इमेज बनाता है? तो मैंने बोला है कि हमेशा कैसा इमेज बनेगा? तो हमेशा ही काल्पनिक इमेज बनाता है। और हमेशा काल्पनिक इमेज हमेशा कैसा होगा? कहेंगे हमेशा काल्पनिक, तो हमेशा सीधा ही होगा, इस बात को ध्यान रखना। और उत्तल दर्पण हमेशा छोटा इमेज बनाता है, हमेशा ये छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये कैसा? तो हमेशा छोटा प्रतिबिंब का निर्माण करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा छोटा प्रतिबिंब बनाता है। ये उत्तल दर्पण की कहानी है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो बताइए मेरे भाई, उत्तल दर्पण कैसा इमेज बनाएगा? सीधा बनाएगा, छोटा बनाएगा और साथ ही साथ काल्पनिक बनाएगा। तो आप कहेंगे सर सीधा और छोटा होगा, सीधा और आवर्धित। आवर्धित का मतलब होता है बड़ा। आवर्धित का मतलब क्या होता है मेरे भाई? आवर्धित का मतलब होता है बड़ा, इसीलिए ये गलत हो गया। तो ये आंसर तो होगा नहीं, उल्टा तो होगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा, क्योंकि सीधा और छोटा होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट होगा। मेरे भाई उत्तल दर्पण में जो भी हमारा बिंब, जो भी प्रतिबिंब बनता है, याद रखना हमेशा सीधा ही होगा, हमेशा काल्पनिक होगा या आभासी कह सकते हैं, और हमेशा छोटा होगा। कभी वस्तु के आकार का वो नहीं देता है, हमेशा छोटा इमेज देता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। बिल्कुल कई बार आप पढ़ चुके हैं, इसलिए दो ही केस उसमें आता है, ठीक है। एक बार अगर आप अनंत पर रखिएगा तो फोकस पर बनेगा, और दूसरी बात अगर अनंत और फोकस के बीच में कहीं भी, अगर अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखिएगा तो आपको कहां पर बनता है इमेज? तो हमारा फोकस और पोल के बीच में हमारा काल्पनिक बनता है, उन्हीं के बीच में कहीं भी बनता है, ध्यान रखेंगे। ये दो केस होता है। अगला क्वेश्चन बता दीजिए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही नहीं है। कहता है कि जब मेरे भाई मृग तृष्णा की बात करें, तो मृग तृष्णा मिरेज की बात करते हैं, और जब मृग तृष्णा का एक प्रकाशिक भ्रम है जो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन, देखो मृग तृष्णा क्या होता है, मिरेज क्या होता है? जैसे पानी है और पानी के बगल में कोई मान लेते हैं कि प्लांट है, कोई पौधा है, कोई पेड़ है, तो उस पानी के अंदर उस पौधा का, उस प्लांट का उल्टा इमेज बन जाना। अगर कहीं मुंडी ऊपर है तो नीचे इमेज बनेगा, उसका मुंडी नीचे हो जाएगा, उसी को हम मिरेज कहते हैं। वो कैसे होता? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। किसके कारण होगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन से उत्पन्न होता है। ये स्टेटमेंट हमारा राइट है, याद रखेंगे। सर्च लाइट में अवतल दर्पण प्रयुक्त करते हैं। मेरे भाई एक बात बताइए कि अगर हम सर्च लाइट की बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं? तो सर्च लाइट की बात करते हैं। आप सर्च लाइट की बात करिए तो टॉर्च भी हमारा उसी में आता है, तो टॉर्च की बात करिए, सर्च लाइट की बात करिए, तो सर्च लाइट में कौन सा दर्पण कह रहा है? तो अवतल दर्पण। मेरे भाई चलो अवतल दर्पण हम अगर यहां पर लगा देते हैं तो अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी के हिसाब से हम लोग चलेंगे। ये हमारा क्या है? तो कि सर्च लाइट का अवतल दर्पण हमारा होता है। इसके बीचों बीच जो लाइन पास करेगा उसको क्या कहते हैं? तो इसको प्रधान अक्ष कहते हैं। इसमें कहीं से किसी को शक नहीं होना चाहिए, ये प्रधान अक्ष काल्पनिक रूप में होता है, इसको पोल कहते हैं। क्योंकि कर्व इधर है तो सेंटर भी इधर ही होगा, तो सेंटर यहां है, और सेंटर और पोल के बीच में क्या होता है? कहेंगे मुख्य फोकस होता है। अब मेरे भाई इस बात को समझिएगा कि जब कभी भी सर्च लाइट या टॉर्च की अगर हम कभी भी बात करते हैं, चाहे सर्च लाइट बोले, चाहे टॉर्च बोले, चाहे गाड़ी का हेडलाइट बोले, चाहे गाड़ी का मेरे भाई आगे का जो लाइट होता है इसको हम लोग हेडलाइट कहते हैं। तो इन सभी में अगर आप देखिए, गाड़ी का हेडलाइट भी अगर आप देखते हैं, सर्च लाइट भी कहते हैं, टॉर्च भी कहते हैं, तो याद रखना बल्ब कहां पर होता है? तो याद रखना बल्ब फोकस पर होता है। बल्ब कहां पर होगा मेरे भाई? तो ये बल्ब है, ये हमारा क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे ये हमारा बल्ब होता है। और बल्ब कहां पर होगा? तो बल्ब फोकस पर होगा। अब बल्ब, इस बल्ब से रोशनी जाकर के जब टकराती है, दर्पण पर जब टकराएगी, और जब फोकस से जाते हुए जब दर्पण पे टकराएगी मेरे भाई, तो ये क्या हो जाएगा? कहेंगे ये हमारा सीधा निकल जाता है। टकराने के बाद ये कैसा होगा? कहेंगे सीधा हो जाएगा। टकराने के बाद ये कैसा होगा? कहेंगे यहां पर सीधा हो जाएगा मेरे भाई। जब टकराने के बाद ये सीधा होता है तो कहेंगे, हम कहते हैं कि दो परावर्तित किरण कहां मिलेगी? तो अनंत पर मिलती है। इसका मतलब ये क्लियर हो गया मेरे भाई कि अनंत दूरी तक ये प्रकाश की किरणें जा सकती है। इसका मतलब है हम लोग सर्च लाइट तो इसीलिए इस्तेमाल करते हैं कि ज्यादा दूरी तक वो रोशनी जा पाए, इसलिए सर्च लाइट में अवतल दर्पण ही यूज होता है। इसलिए ये स्टेटमेंट हमारा राइट है। आगे कहते हैं मेरे भाई, चलो दो स्टेटमेंट हमारे राइट हो गए, तीसरे पर चलते हैं। कह रहा एक छोटे छिद्र वाला उत्तल दर्पण डॉक्टर के रोगी के लिए कान, नाक, गले की जांच के लिए यूज होता है। मेरे भाई जो ईएनटी के डॉक्टर होते हैं, जो गला का जांच करता है, जो कान का जांच करता है, जो नाक का जांच करता है, जो दांत का चेक करता है, जो ईएनटी के डॉक्टर होते हैं, इसको
कहते हैं, ये हमारा ईएनटी डॉक्टर कहते हैं। और जो ईएनटी डॉक्टर होता है उसकी अगर हम बात करते हैं, ये आई हो गया, नोज हो गया, थ्रोट हो गया, यानी कहने का मतलब है आंख, नाक और गला का जो डॉक्टर हमारा होता है, ये किसका इस्तेमाल करता है? तो ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। ये किसका इस्तेमाल करेगा? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है। ऐसा क्यों करता है? क्योंकि अवतल दर्पण हमारा वास्तविक इमेज बना, सॉरी, अवतल दर्पण की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये अवतल दर्पण हमारा क्या करता है, हम कहेंगे छोटा चीज को बड़ा करके दिखा सकता है। इसी में वो प्रॉपर्टी है कि जो छोटे चीज को बड़ा करके दिखा सकता है। तो मेरे भाई छोटा चीज को बड़ा करके दिखाता कौन दिखाता? तो अवतल दर्पण। अगर उत्तल दर्पण लगा लेगा तो छोटा चीज और छोटा हो जाएगा, चूंकि मेरे भाई उत्तल दर्पण तो छोटा इमेज बनाता, तो ये गलत हो गया। ये अवतल दर्पण का इस्तेमाल करता है, चूंकि छोटा का बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। कोई छोटा अगर चीज है, कोई छोटी वस्तु है, तो उसको क्या करता है? बड़ा इमेज बनाता है। छोटी वस्तु की अगर हम बात करेंगे तो उस छोटी वस्तु का ये बड़ा प्रतिबिंब बना देता है, और जब बड़ा प्रतिबिंब का निर्माण कर देता है तो उसको देखने में आसानी रहती है। तो उत्तल दर्पण तो बिल्कुल नहीं होगा, ये नहीं होगा तो यही आंसर करेंगे, क्योंकि आपका गलत पूछा गया था। आगे चलते हैं। रेडियो तरंग का विक्षेपण के लिए वायुमंडल में निम्नलिखित स्तर में से कौन सा स्तर उत्तरदायी होता है? मेरे भाई आपको याद रखना है, हम किसकी बात करते हैं? तो हम बात करते हैं यहां पर TSMEI, तस्मय, TSMEI, तस्मय। तस्मय याद रखिएगा, तस्मय की बात करते हैं। तस्मय में ट्रोपोस्फीयर, फिर स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, एक्सोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर हमारा होता है। तो मेरे भाई रेडियो तरंग के जो विक्षेपण होते हैं उनके लिए वायुमंडल स्तर का जो हमारा होता है वो आयन मंडल होता है, इसको आयनोस्फीयर कहते हैं, जो सबसे ऊपर हमारा होता है। आगे हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन अगर हम लोग देखते हैं, क्या कहता है कि जब जल को 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं उसका आयतन क्या होगा? एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, जब कभी भी पानी की बात करता है क्वेश्चन में, मेरे भाई किसकी बात कर रहा है? जल की बात कर रहा है, यानी कि पानी की बात कर रहा है। इसके बारे में सोचना है। हम लोगों के पास दो एक्सिस है और हमारे पास क्या कहेंगे? तो ये हमारा आयतन का एक्सिस है, जिसको हम वॉल्यूम का एक्सिस कहेंगे, और ये हमारा टेम्परेचर का एक्सिस होगा। अब इसके बीच में पानी के लिए जो ग्राफ हमारा बनता है वो ग्राफ कैसा होता है? तो पानी के लिए जो ग्राफ बनता है हमारा ऐसा बनता है, आयतन और तापमान के बीच में ग्राफ ऐसा बनता है, और इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर कितना होगा? तो 4 डिग्री सेल्सियस होता है। और यहां पर मेरे भाई तापमान कितना? तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। क्वेश्चन में आपको कह रहा है यहां आपका 4 डिग्री सेल्सियस है, तो जाहिर सी बात है ये तापमान का एक्सिस है, तो कहेंगे 0 है तो 1 2 3 4, 3 4, फिर यहां 5 6, इस तरह से हमारा 10 यहां डिग्री सेल्सियस हो गया। एक बात बताइए मेरे भाई, अगर 0 से कहां जाना है? 10 डिग्री सेल्सियस पर जाना है। अगर आप तापमान को कहां से कहां लेकर के जा रहे हैं, तो इस तापमान को 0 से 10 डिग्री सेल्सियस पर लेकर के जा रहे हैं। तापमान अगर हमारा 0 से 10, तापमान इधर जा रहे हैं तो बढ़ रहा है, अगर इधर जा रहे हैं तो तापमान बढ़ रहा है। जब इधर जा रहे हैं तापमान बढ़ रहा है तो आयतन घटेगा, फिर आयतन बढ़ेगा, आयतन घटेगा, फिर आयतन बढ़ेगा। किसका? तो पानी का। तो पहले आयतन, आयतन क्या होगा? तो पहले घटता है फिर बढ़ता। आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। तो ये आयतन वर्सेस टेम्परेचर का हमारा ग्राफ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। आगे बताइए कि सम न्यूट्रॉनिक जो हमारा समूह है इसमें से कौन सा होता है? एक बात बताइए मेरे भाई, आइसो न्यूट्रॉनिक की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं? तो हम यहां पर आइसो न्यूट्रॉनिक की हम बात करते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगर आइसो न्यूट्रॉनिक की बात करते हैं, आइसो का मतलब एक समान होता है, किसी भी सूरत में आपको पता होना चाहिए, और न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है यहां पर न्यूट्रॉन की बात करते हैं। यहां पर किसकी बात करते हैं? न्यूट्रॉन की बात करते हैं। इसका मतलब आइसो न्यूट्रॉनिक का मतलब एक समान न्यूट्रॉन की बात हम करेंगे, और हम लोग एक समान न्यूट्रॉन को तो बता कर ही सकते हैं। एक बार बता दीजिए मेरे भाई कि इसमें न्यूट्रॉन एक समान है कि नहीं है? अगर आप इसमें देखिएगा तो यहां न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है? तो 12 में से 6 जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान संख्या में से परमाणु संख्या घटाइएगा तो न्यूट्रॉन की संख्या कितना? इसमें 6 है। इसमें से घटाइए 14 में से 7 जाएगा तो 7 हो जाएगा हमारा। इसमें कितना? तो 8 हो जाएगा। देखो बराबर न्यूट्रॉन तो मिला नहीं, तो ये आंसर नहीं होगा। इसमें न्यूट्रॉन की संख्या कितनी? तो 14 में से 6 जाएगा तो हमारा 8 हो जाएगा। यहाँ 14 में से 7 जाएगा तो हमारा 7 बचेगा। ये भी नहीं होगा, क्योंकि अलग अलग हो रहा है। सम न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है एक समान न्यूट्रॉन। अगर इसको देखते हैं मेरे में तो हम कहेंगे 14 6, यानी कहने का मतलब ये हमारा कितना होगा? तो कहेंगे 8 हो जाएगा। इसमें से घटाइए ये भी 8 हो जाएगा, इसमें से घटाइए ये भी 8 हो जाएगा। यहां न्यूट्रॉन 8 8 8 8, यानी कि न्यूट्रॉनों की संख्या एक समान, इसको सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। आइसो न्यूट्रॉनिक यानी सम न्यूट्रॉनिक, इसका मतलब होता है मेरे भाई, उसी का नाम होता है आइसोटोनिक। उसी को देखो, आइसो न्यूट्रॉनिक को ही आइसोटोनिक भी कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? तो इसी को आइसोटोनिक भी कहा जाता है। दोनों एक ही नाम है, इसलिए कुछ अलग नहीं है, बात आपको ध्यान रखना है।
निम्नलिखित में से कौन सा रेडियोधर्मी तत्व द्वारा उत्सर्जित धनात्मक रूप में आवेशित होता है? हमने आपको कई बार पढ़ाया होगा, कई बार बोला भी होगा कि रेडियोधर्मी पदार्थ से हमारा इमिशन होता है अल्फा का, बीटा का, गामा का। अल्फा पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, बीटा नेगेटिव है और गामा पर कोई चार्ज नहीं होता है। बताइए मेरे भाई, एक एक बच्चा जो लगातार क्लास कर रहा है वो श्योर कहेगा कि अल्फा हमारा करेक्ट होगा, क्योंकि आपसे धनात्मक रूप में आवेशित की बात कर रहा है कि धनात्मक आवेश का जो हमारा यहां इमिशन होता है वो अल्फा किरण के रूप में होता है। मैंने कई बार आपको बोला भी। आगे चलते हैं और अगर बात करते मेरे में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित हमारा नहीं है, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? एक बात बताइए मेरे भाई, जो समुद्री जल होते हैं वो कैसे होते हैं? उसमें लवण होता है, क्योंकि नमक की मात्रा ज्यादा होती है, लवणीय जल होता है। तो उसका हम लोग क्या करते हैं, तो उसका डिसलिनेशन करते हैं, उससे लवण को निकालते हैं। तो मेरे भाई समुद्र के पानी से लवण को निकालते हैं बाहर, नमक को बाहर निकालते हैं। उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? डिसलिनेशन कहते हैं। ये हमारा समुद्री नमक के लिए हमारा होता है। समुद्र से नमक को अलग कर देना, समुद्र के पानी से नमक को अलग करना, डिसलिनेशन हमारा कहलाता है। अगला कहता है कि जो हम लोग पानी पीते हैं, जो ड्रिंकिंग वाटर होता है, उसका आरओ में फिल्टर करते हैं। आप देखते होंगे घर में आप आरओ लगाते हैं और जो आरओ होता है उसमें रिवर्स ऑस्मोसिस होता है। उसका पूरा नाम, आरओ का नाम होता है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो हम कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस के द्वारा क्या करते हैं? अशुद्धि को छान करके अलग कर देता है और पीने का पानी हो जाता है। पाश्चुरीकरण जो हम लोग करते हैं मेरे भाई, ये दूध का करते हैं। किसका करते हैं? तो आपको ध्यान रखना, ये मिल्क का करते हैं, चाय का नहीं करते हैं। ये गलत मिलान था, जब गलत था तो यही आंसर करेंगे। आगे चलते हैं। अगला मेरे भाई आपके सामने दे रखा है कि यहां पर HOOC और COOH की बात करता है। याद रखना कि अगर हम यहां पर बात करते हैं, कई बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहता है, इसलिए आपको ध्यान रखना चाहिए। अगर COOH की बात करते हैं, अगर इसका होल टू लगा दीजिए, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? ऑक्जेलिक एसिड बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं मेरे भाई? तो आपको ध्यान रखना, यही हमारा ऑक्जेलिक एसिड होता है। और आप एक बात जानते होंगे कि जो ऑक्जेलिक एसिड होता है ये किस में होता है? तो कहेंगे टमाटर में होता है। ऑक्जेलिक एसिड टमाटर में होता है। ऑक्जेलिक एसिड कहां पर होगा? तो पालक में होता है। पालक और टमाटर में खास करके ऑक्जेलिक एसिड हमारा बहुत अधिक होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना। और ऑक्जेलिक एसिड का केमिकल फार्मूला भी आपको ध्यान रखना है। इसके केमिकल फार्मूला हमारा COOH होल टू होता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन इस ऑक्जेलिक एसिड से मेरे भाई क्या होता है? तो हमारे शरीर में कैल्शियम ऑक्जेलेट बन जाता है। हमारे शरीर में क्या होता है? कहेंगे हमारे शरीर में यही ऑक्जेलिक एसिड क्या करता है? कैल्शियम से प्रतिक्रिया करके ये क्या बना लेते? कहेंगे यहां पर कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। ये क्या बनाएगा? तो कहेंगे यहां पर कैल्शियम ऑक्जेलेट बनाता है। और यही कैल्शियम ऑक्जेलेट किसका निर्माण करता है? कहेंगे पथरी का निर्माण करता है। यही पथरी का क्या करता है? कहेंगे यहां पर स्टोन का निर्माण करता है। पथरी का, यही पथरी का निर्माण करता है। ये चीज आपको ध्यान रखेंगे। और इसी को स्टोन कहते हैं, जो कि आपके शरीर में हो जाता है। तो इसलिए डॉक्टर मना करता है, अगर किसी को स्टोन हो गया, पथरी हो गया, तो ज्यादा टमाटर और पालक नहीं खाना चाहिए। खास करके टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक एसिड होता है। याद रखना मेरे में, जो टमाटर होता है उसके छिलका में नहीं होता है। किसमें होगा? तो जो टमाटर होता है, टमाटर के जो बीज होते हैं ना, टमाटर के जो बीज होते हैं, टमाटर के बीज में ही ऑक्जेलिक एसिड होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। कहां पर? तो टमाटर के बीज में। कहां? तो टमाटर के बीज में ऑक्जेलिक एसिड होता है, जो कि आपके लिए यहां पर इंपॉर्टेंट चीज है। ये एक एक बच्चा को पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने में आ जाता है। कई बार ये भी पूछ लेगा आपसे, और आपको पता होना चाहिए। टमाटर के छिलका में नहीं, टमाटर के बीज में होता है। और टमाटर का रंग तो आपको पता होगा कि लाल होता है, लाइकोपीन के कारण होता है। ये तो सबको पता होता है। वो लाइकोपीन क्या? तो पिगमेंट होता है। टमाटर का लाल रंग जो होता है, लाइकोपीन हमारा पिगमेंट के कारण होता है। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे ऑक्जेलिक एसिड, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर एसिटिक एसिड की बात करें, इसको विनेगर कहते हैं, तो इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा CH3COH होता है, ध्यान रखिएगा। अगर कार्बोनिक एसिड की बात करते हैं मेरे भाई, तो कार्बोनिक एसिड हमारा क्या होगा? तो कहेंगे H2CO3 हमारा कार्बोनिक एसिड होता है। और ये वीक एसिड के रूप में होता है। ये किस एसिड है? तो कहते हैं ये हमारा वीक एसिड होता है। और इसको हम लोग दुर्बल अम्ल के नाम से जानते हैं। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में आता है। ये हमारा दुर्बल अम्ल होता है, वीक एसिड होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। इसका पीएच मान थोड़ा ज्यादा होता है। एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो हमारा CH3COH हमारा होता है। और ध्यान रखेंगे, इसी एसिटिक एसिड को हम कहते हैं विनेगर कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इसी को हम लोग यहां पर विनेगर कहते हैं। याद रखना है, इस बात को भी ध्यान रखना। कई बार क्वेश्चन, जैसे कि एक क्वेश्चन और पूछता है मेरे भाई, आपसे पूछेगा जो फॉर्मिक एसिड हमारा होता है, और इस फॉर्मिक एसिड के बारे में आपसे पूछेगा, बताइए इसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? तो क्या कहोगे? इसका केमिकल फॉर्मूला हमारा HCOH हमारा होता है। याद रखिएगा, कई बार आपसे पूछता है कि फॉर्मिक एसिड जो होता है वो किसमें पाया जाता है, तो आप सीधा कहेंगे सर चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में। जो एसिड होता है उस एसिड का ही तो नाम हम लोग बता पा रहे हैं, और उसी एसिड के बारे में तो हम लोग बात कर रहे हैं कि वो हमारा फॉर्मिक एसिड होता है।
कार्बोनिक एसिड का निर्माण कब होता है मेरे भाई? कार्बोनिक एसिड का निर्माण कैसे होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, इसको आप जरूर ध्यान में रखिएगा। ये कार्बोनिक एसिड जो हमारा होता है इसका निर्माण कैसे होता है? H2, यहां पर H2CO3 की हम बात कर रहे हैं। कार्बोनिक एसिड का जो निर्माण होता है, इस कार्बोनिक एसिड का अगर निर्माण की अगर हम बात करते हैं, इसका निर्माण कैसे होगा? तो कार्बोनिक एसिड का जो निर्माण हमारा होता है, जब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना, कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुलनशील हो जाता है। मेरे भाई इस बात को ध्यान रखना कि कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जब हमारा किस में कहेंगे, जब कार्बन डाइऑक्साइड जब जल में घुल जाता है, जब जल में क्या होगा तो कहेंगे यहां पर, जब जल में यहां पर घुल जाता है, जब जल में घुल जाता है तो किसका निर्माण करता है? क्योंकि कार्बोनिक एसिड का निर्माण करता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अब देख लीजिए कितने अच्छे क्वेश्चंस हैं और यहां से कितने तरह के क्वेश्चंस आपके सामने निकल करके आ गया। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हाँ, उसी को मिथेनोइक एसिड भी कहते हैं। देखिए, एक मिथेनोइक एसिड, इसी विनेगर का, इसी एसिटिक एसिड का भी नाम मेरे भाई यहां पर इसका, इसी को हम लोग मिथेनोइक एसिड के नाम से हम लोग जानते हैं। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? तो यही हमारा मिथेनोइक एसिड हमारा कहलाता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं मेरे भाई। बेकिंग सोडा हमारा क्या होता है? तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना कि अगर आपके सामने में कभी भी बेकिंग सोडा की अगर बात करेगा तो आपको ध्यान रखना, ये जो हमारा बेकिंग सोडा होता है, इसको तो हम पढ़ते क्या है तो कहेंगे इसको खाने वाला जो सोडा होता है, खाने वाला सोडा को ही बेकिंग सोडा कहते हैं। और जो खाने वाला सोडा होता है हमारा, ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये छोटा छोटा पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ये कैसी प्रकृति का होगा? तो आपको ध्यान रखना कि ये क्षारीय प्रकृति का होता है। ये क्षारीय प्रकृति का हमारा होता है। ये किसी भी सूरत में आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरी बात, इस बेकिंग सोडा की अगर बात करें, इसका केमिकल फार्मूला क्या होगा? क्योंकि इसको हम लोग NaHCO3 के नाम से हम लोग जानते हैं। और ये NaHCO3 जो हमारा होता है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो इसी को हम लोग यहां पर बेकिंग सोडा कहते हैं। सोडियम बाइकार्बोनेट का भी इसका नाम बोला जाता है, या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कह सकते हैं, वो भी आपका चलेगा। लेकिन बेकिंग सोडा की अगर बात करते हैं तो ये हमारा कौन सा होगा? कहेंगे यहां पर हमारा ऑप्शन नंबर यहां पर कौन सा होगा? कहेंगे सी करेक्ट करेंगे। मेरे भाई इसका इस्तेमाल याद रखना, जो आग बुझाने वाला यंत्र होता है ना, उसमें भी इसका इस्तेमाल करते हैं। आग बुझाने वाला जो हमारा यंत्र होता है, आग बुझाने वाला यंत्र में भी इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। उसी में हमारा इसी का मिश्रण होता है बेकिंग सोडा के साथ। उसमें क्या करते हैं? H2SO4 को हम मिलाते हैं, तब उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलता है। और उसी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हम लोग क्या करते हैं? यूज करते हैं। कहीं पर अगर इलेक्ट्रिसिटी वगैरह आग लग जाता है, इलेक्ट्रिसिटी से आग लगता है, शॉर्ट सर्किट से आग लगता है, उसको बुझाने के लिए हम उसी का इस्तेमाल करते हैं। आगे चलते हैं मेरे भाई, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ऑक्सीजन, जल तथा अम्ल से प्रतिक्रिया नहीं करती है? एक बात बताइए मेरे भाई, आपके सामने में ऑप्शन दे रखा है और आपको आंसर करके बताना है। एक बार जल्दी से इस क्वेश्चन के आंसर करके बता दीजिए, हम आपके आंसर्स का इंतजार करते हैं। एक बार जल्दी से बता दीजिए, जितने लोग लाइव देख रहे हैं। यस्मीन वर्मा, यस्मीन परवीन, निधि वर्मा, चलिए एक बार बताएंगे इस क्वेश्चन के आंसर जल्दी से, फास्ट। और मुझे लगता है कि आप सभी को पता होगा ऐसे क्वेश्चन के आंसर आपके सामने कितनी बार आ चुका होगा और कितनी बार आप कर भी चुके होंगे, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है। कहता है कौन सी धातु ऑक्सीजन, मेरे भाई धातु की बात कर रहा है ना, कह रहा है कि कौन सी धातु हमारा जो होता है, और धातु की संख्या टोटल कितना? 91 को धातु होता है। कहता है कि कौन सी धातु की बात करता है जो किसके साथ प्रतिक्रिया कर रहा है? तो ऑक्सीजन और जल या अम्ल से, ऑक्सीजन जल या अम्ल से, ऑक्सीजन जल या अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता, यह आपको बताना है। तो मेरे भाई सोडियम तो हमारा पानी के साथ रिएक्शन करता है, बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। पानी में जैसे ही सोडियम छिड़कोगे आग पकड़ लेता है। आप मार्केट से सोडियम खरीद करके लाना और पानी में छिड़कना ना, पानी में आग लग जाएगा। तो मेरे भाई ये तो हमारा रिएक्टिव होता है, तो कहते हैं ये तो पानी में आग लगा देगा, आंसर नहीं होगा। अगर हम कॉपर की बात करते हैं और हम अगर यहां पर सोना की बात करते हैं मेरे भाई, तो जो गोल्ड हमारा होता है जिसको हम लोग सोना कहते हैं, ये हमारा गोल्ड की हम बात करते हैं। याद रखना, हम गोल्ड की ही सिर्फ बात नहीं करते हैं, हम गोल्ड और प्लेटिनम की बात करते हैं। दो चीज कम से कम कॉमन आप लोगों को याद रखना है, एक तो हमारा गोल्ड होगा, एक तो हम लोग यहां पर गोल्ड की बात करेंगे, और दूसरा हम लोग किसकी बात करते हैं? प्लेटिनम की बात करते हैं। याद रखना मेरे भाई, ये हमारा किसके साथ? कहेंगे ऑक्सीजन जल और अम्ल के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है। आपको ध्यान रखना ये किसके साथ? कहेंगे ऑक्सीजन हमारा हो गया, जल की बात कर लेते हैं, ऑक्सीजन जल, तथा ये अम्ल के साथ, तथा किसके साथ? तो कहेंगे यहां पर ऑक्सीजन जल तथा अम्ल के साथ, जो ऑक्सीजन जल तथा अम्ल के साथ ये अभिक्रिया, अम्ल के साथ अभिक्रिया हमारा ये नहीं करता। इस बात को आप ध्यान, अभिक्रिया नहीं करता, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, नहीं करता है। हाँ, ये बात अलग है मेरे भाई कि जो हमारा सोना चांदी वगैरह होता है वो हमारा एक्वारेजिया में घुलनशील होता है, लेकिन एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन होता है, एक्वारेजिया एक सॉल्यूशन होता है। यहां तो सिर्फ एसिड की बात कर रहा है ना, इसलिए हम कहते हैं मेरे भाई इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और चूंकि जो सोना हमारा होता है लिस्ट रिएक्टिव होता है, सोना और प्लेटिनम दोनों, गोल्ड और प्लेटिनम
प्लेटिनम दोनों लिस्ट रिएक्टिव होता है, पानी और जल के साथ जल्दी प्रक्रिया नहीं करेगा, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, मोनाजाइट किसका, तो मेरे भाई मोनाजाइट हमारा किसका, जर्कोनियम, थोरियम और टाइटेनियम किसका होगा, तो मेरे भाई इसको तो याद रखना पड़ेगा, ये हमारा क्या कहेंगे, थोरियम हमारा क्या कहेंगे, मोनाजाइट किसका अयस्क कहेंगे, थोरियम का अयस्क हमारा मोनाजाइट होता है, और याद रखेंगे। आगे चलते हैं, हीरा और ग्रेफाइट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही है, ये आपको बताना है। मेरे भाई मैंने आपको बोला था, सबसे पहले भी मैंने आपको बोला है कि जब कभी भी हम हीरा की बात करते हैं, हीरा कहने का मतलब हम डायमंड की बात करते हैं, और अगर हम डायमंड की बात करते हैं, हीरा की बात करते हैं, तो याद रखना मेरे भाई ये चतुष्फलकीय होता है। ये कैसा, टेट्राहेड्रल, इसी को इंग्लिश में कहते हैं, चतुष्फलकीय को कहते हैं टेट्राहेड्रल के नाम से जानते हैं। ये हमारा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है, इसमें कहीं से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर का होता है। और ये कैसा होता है मेरे भाई, सबसे हार्ड होता है, कठोर होता है, ये तो आपको किसी भी सूरत में ध्यान रखना पड़ेगा। और ये किसका अपरूप है, तो आपको ध्यान रखना ये कार्बन का अपरूप होता है, यानी ये कार्बन का ही बना हुआ है, ये कार्बन का अपरूप माना जाता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ये कार्बन का हमारा क्या होता है, यहां पर अपरूप होता है। अगर हम डायमंड की बात करते हैं मेरे भाई, तो डायमंड के अंदर हमारा कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगर हम डायमंड की बात करते हैं, इसमें क्या नहीं होगा, तो कहेंगे इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन भी हमारा नहीं होता है, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। और जब इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हमारा नहीं होता है मेरे भाई, तो इस बात को ध्यान रखना है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो ये विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करेगा, इसका मतलब ये विद्युत धारा का कुचालक माना जाता है। ये विद्युत धारा का हमारा क्या कहेंगे, कुचालक होता है, ये बात आपको ध्यान रखना। लेकिन उष्मा का अच्छा सुचालक ये माना जाता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर वाइब्रेशन इसमें होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास होते हैं, ये क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का हमारा होता है। ये कैसा होता है, कहेंगे ये हमारा क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर का हमारा होता है, इसका स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन होता है, और ये बहुत ही हार्ड होता है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे, डिस्टर्बेंस ज्यादा होगा, इसलिए इस केस में हम कहते हैं हमारा उष्मा का संचरण फास्ट होता है। अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो ये हमारा कैसा होता है, हार्ड होता है। लेकिन अगर हम यहीं पर ग्रेफाइट की अगर हम आपके सामने अगर बात कर लेते हैं, तो ये जो हमारा ग्रेफाइट होता है मेरे भाई, ये जो ग्रेफाइट हमारा होगा, ये भी हमारा कार्बन का अपरूप होता है, ये भी हमारा किसका कहेंगे, यहां पर कार्बन का अपरूप होता है। लेकिन ग्रेफाइट की अगर बात करते हैं, हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है। ये कैसा होगा, तो मेरे हम लोग सीधा कहेंगे ये हमारा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर का होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जाहिर सी बात है, ये हमारा टेट्रा, टेट्रा मतलब एक कार्बन चार कार्बन, एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा होता है, और ये हेक्सागोनल बनाता है। इसमें याद रखना मेरे भाई, एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा होता है। इसमें याद रखना, क्वेश्चन कई बार पूछता है, एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा होता है। एक कार्बन कितने कार्बन से होते हैं, एक कार्बन हमारा यहां पर तीन कार्बन से जुड़ा होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा होता है, और याद रखना मेरे भाई ये सॉफ्ट हमारा होता है। ये कैसा सॉफ्ट होता है, ध्यान रखेंगे। और दूसरी बात मेरे भाई याद रखना कि ये विद्युत धारा का सुचालक होता है, क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। ये विद्युत धारा और तथा उष्मा दोनों का सुचालक, विद्युत धारा और उष्मा दोनों का सुचालक होता है। ये दोनों का क्या होगा, कहेंगे यहां पर ये दोनों का सुचालक होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ जो ग्रेफाइट हमारा होता है, इस ग्रेफाइट की अगर हम बात करें, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। अगर मुक्त इलेक्ट्रॉन होगा तो ये दोनों काम ये करेगा, इसमें कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे भाई एक बात बताइए, क्या दोनों की विद्युत चालकता एक समान होगी? यहां पर मेरे भाई विद्युत धारा पास ही नहीं करेगा, विद्युत चालकता एक समान कैसे हो सकता है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर दोनों में विद्युत धारा कहते समान रेट से अगर पास करते, दोनों का विद्युत, दोनों मटेरियल अलग अलग है, तो कैसे हो सकता है? दोनों का स्ट्रक्चर अलग अलग है, एक में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, एक में मुक्त इलेक्ट्रॉन हो भी नहीं करता, तो दोनों का विद्युत चालकता समान नहीं होगा। उनके पास समान क्रिस्टल संरचना होता है। बिल्कुल मेरे भाई ये गलत है, समान क्रिस्टल संरचना थोड़ी होता है, ये समान थोड़ी होता है। इसमें एक कार्बन चार कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसमें एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा हुआ है। दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक समान नहीं होता है। दोनों का अगर क्रिस्टल स्ट्रक्चर एक समान होता है मेरे भाई, तो ये टेट्राहेड्रल और ये हेक्सागोनल नहीं होता। ये हेक्सा है, ये हमारा टेट्रा होता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। दूसरी बात आपको ध्यान रखना है कि ये हमारा sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। याद रखना, ये तुम्हारे एग्जाम का क्वेश्चंस है। ये क्या है, तो मेरे में टेट्राहेड्रल अगर होगा तो टेट्राहेड्रल हमारा कैसा होगा, कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अगर ये हेक्सागोनल अगर हमारा है तो कहेंगे ये हमारा sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, क्योंकि एक कार्बन तीन कार्बन से जुड़ा यहां पर होगा, तो तीन कार्बन के लिए sp2 और एक कार्बन चार कार्बन से हम कहेंगे sp3 हाइब्रिडाइज्ड हम लोग कहते हैं। तो समान क्रिस्टल स्ट्रक्चर तो दोनों का नहीं होता है। यहां पर मेरे में हम कहते हैं उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है, उनके पास समान डिग्री की कठोरता होती है। मेरे पास समान डिग्री की कठोरता कैसे होगी? एक हमारा कठोर है, एक हमारा मुलायम है, एक हमारा सॉफ्ट होता है, तो एक हमारा हार्ड होता है। इसमें तो मेरे भाई यहां पर हमको लग रहा है कि सभी के सभी स्टेटमेंट हमारे क्या है, तो यहां पर
कोई भी स्टेटमेंट जो है यहां पर सही नहीं है, क्योंकि दोनों में समान कठोरता नहीं होता, एक बहुत कठोर है और एक हमारा कैसा तो सॉफ्ट है, यानी कि मुलायम होता है। तो इसका मतलब है मेरे भाई इसमें से अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ई के साथ जाएंगे, क्योंकि इनमें से कोई भी आपका ऑप्शन जो है यहां पर सही नहीं है, सब के सब ऑप्शंस आपके यहां पर गलत है। लेकिन जितने ऑप्शंस के बारे में हमने चर्चा किया दैट इज इंपॉर्टेंट कि ये सारे ऑप्शंस को आप जरूर ध्यान में रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला कहता है जो वाटर गैस की हम बात करते हैं, जल गैस की हम बात करते हैं मेरे भाई, तो जल गैस के बारे में पता होगा कि यही आंसर करना है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, जब हम कहते हैं कि रेड हॉट कॉक की हम बात करते हैं, हम किसकी बात करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है, रेड हॉट कॉक की हम बात करते हैं। जो रेड हॉट कॉक हमारा होता है इससे किसको पास कराते हैं, तो जो रेड हॉट कॉक होता है इससे हम स्टीम पास कराते हैं। क्या, तो स्टीम। और स्टीम कहने का मतलब हम वाष्प की बात करते हैं। स्टीम मतलब पानी नहीं होता है, स्टीम मतलब हमारा वाष्प होता है। जब वाष्प को पास कराते हैं तो यहीं से कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा और हाइड्रोजन गैस हमें प्राप्त होता है, ध्यान रखिएगा। तो मेरे भाई जो रेड हॉट कॉक होता है ये हमारा कार्बन का होता है। ये किसका होता है, कहेंगे ये हमारा रेड हॉट कॉक हमारा कार्बन का होगा। इससे स्टीम पास कराएंगे तो स्टीम हमारा पानी का बना होता है और ये गैस के फॉर्म में होता है। रेड हॉट कॉक हमारा सॉलिड फॉर्म में होता है और इससे बनने वाला कार्बन मोनोऑक्साइड हमारा गैस होता है और इससे बनने वाला हमारा हाइड्रोजन गैस भी हमारा होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना, आपको विथ रिएक्शन याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में आपसे कई बार क्या करता है बीपीएससी या तो ये पूछती है या बीपीएससी ये चीज आपसे पूछता है। तो रिएक्शन भी कई बार पूछ लेता है और रिएक्शन में ये कार्बन सॉलिड फॉर्म में होता है और ये हमारा H2O जो होता है जिसको हम वाष्प कहते हैं वो गैस के रूप में होता है और कार्बन मोनोऑक्साइड तो गैस होता ही है और हाइड्रोजन तो गैस होता ही है। इसका मतलब ये चीज आपको याद रखना कि किस फेज में किस तरीके से हमारा होता है। तो आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर ए करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, कौन सी नोबेल गैस है मेरे भाई, हम लोग जानते हैं कि नोबेल गैस हम उसको कहते हैं जो किसी भी रिएक्शन के किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो नोबेल एलिमेंट के नाम आपको पता होना चाहिए मेरे भाई। अगर हम नोबेल एलिमेंट की अगर बात करते हैं तो ये नोबेल एलिमेंट हमारा कौन होता है, तो एक बात आप जान लीजिए मेरे भाई, जो नोबेल एलिमेंट हमारा होता है वो 18वें ग्रुप के सभी एलिमेंट होते हैं। 18th ग्रुप के सभी एलिमेंट को हम लोग नोबेल एलिमेंट के नाम जानते हैं। 18th ग्रुप के, अगर 18वें ग्रुप की हम बात करते हैं, 18th ग्रुप के सभी एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, 18वें ग्रुप के सभी एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं, 18वें ग्रुप के जो सभी एलिमेंट हमारे होते हैं वो कैसे होते हैं, तो याद रखना मेरे भाई नोबेल एलिमेंट होता है। और इसी में आप देख लीजिए ना, आपको पता चल जाएगा हीनी अर्कर जीरन, याद रखना मेरे भाई हीनी अर्कर, यहां पर जीरन की बात करते हैं, हीनी अर्कर जीरन की हम बात करते हैं। और सीधा सा बात है मेरे भाई, हीनी अर्कर जीरन हमारा क्या है, तो नोबेल एलिमेंट होता है, जिसमें से अगर आप देखिएगा तो 18वें ग्रुप में हाइड्रोजन तो नहीं होगा, ऑक्सीजन तो नहीं होगा, हमारा हीलियम होगा, चूंकि यहां पर हीलियम हमारा मेंशन है, ध्यान रखेंगे। इसी को नोबेल एलिमेंट हम लोग कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है आपको बताना है। एक बात बताइए मेरे भाई, सही सुमेलित की बात करता है सल्फर डाइऑक्साइड जो हमारा होता है, इसको SO2 के नाम से हम लोग जानते हैं। याद रखना सल्फर डाइऑक्साइड के कारण हमारा क्या होता है, कहेंगे एसिड रेन होता है। इसके कारण क्या होता है, कहेंगे एसिड रेन हमारा होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो मेरे भाई इसका मिलान दांत के साथ तो नहीं है, क्योंकि दांत में कोई बीमारी हमारा इससे होता नहीं है। हाँ, दांत में बीमारी हमारा फ्लोराइड आयन से होता है, ये इसका मैचिंग है। तो मेरे भाई ये मैचिंग हमारा यहां पर गलत है। और हम लोग जानते हैं कि मिथाइल आइसोसाइनाइड से भोपाल गैस ट्रेजेडी हमारा हुआ था, ये आपको पता होगा उसके लीकेज से। तो ये भी मिलान हमारा बिल्कुल ही गलत है, ये मिलान नहीं होगा, ये मिलान हमारा नहीं होगा। तो ये और ये तो मिलान हमारा एकदम गलत है, क्योंकि आपको सही मिलान करके बताना है। ओजोन रिक्तता, मेरे भाई ओजोन में अगर मान लेते डिप्लेशन आ जाता है, अगर ओजोन का डिप्लेशन अगर हो गया, अगर ओजोन का डिप्लेशन हो गया तो मेरे भाई स्किन कैंसर होगा, क्योंकि जैसे ही ओजोन का लेयर पतला होगा तो उसी को ओजोन डिप्लेशन कहते हैं। जो भी हमारे परावैंगनी किरण वो पृथ्वी पर आएगी और सभी को अल्ट्रावायलेट रे के कारण क्या होगा, तो स्किन कैंसर होगा, चर्म रोग हो जाएगा। हाँ, इसके कारण ये हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हमारा 100% है। और इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते मेरे भाई, मस्टर्ड गैस की, देखो नाम से लगता है कि मस्टर्ड गैस है, लेकिन ये गैस नहीं होता है। कई बार ये क्वेश्चन आपको फंसा लेगा और किसी भी सूरत में आपको आंसर अगर करना है तो बेहतरीन तरीके से आपको करना पड़ेगा। अगर हम मस्टर्ड गैस की बात करते हैं मेरे भाई, ये हाईली टॉक्सिक होता है। अब यहां पर मामला क्या है उसको समझिएगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन होता है। अगर आपको यहां पर मस्टर्ड गैस की अगर बात करता है, किसकी बात करता है, अगर आपसे मस्टर्ड गैस की बात करता है तो याद रखना मेरे भाई, मस्टर्ड गैस हमारा कोई गैस नहीं है, ये नाम बस गैस का है। ये नाम आपको बस ऐसा लगता है कि मस्टर्ड एक प्रकार का गैस है, लेकिन होता नहीं है। तो आप कहेंगे ये होता क्या है, तो कहेंगे एक प्रकार का हमारा द्रव पदार्थ होता है। मस्टर्ड हमारा क्या, तो कहेंगे एक प्रकार का हमारा यहां पर द्रव होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये कोई गैस नहीं है, नाम में बस गैस लिखा हुआ है। लेकिन जो मस्टर्ड गैस हमारा होता है ये हाईली टॉक्सिक होता है। ये कैसा होगा मेरे भाई, तो हाईली
टॉक्सिक होता है, यानी कहने का मतलब विषैला होता है, बहुत ज्यादा ही जहर की तरह हमारा होता है। अब मेरे भाई इस बात को ध्यान रखेंगे, क्यों इसको मस्टर्ड गैस के नाम से जानते हैं? तो मस्टर्ड गैस नाम से जानने का मतलब ये होता है, आप नाम सुने होंगे मेरे भाई, सरसों की बात करते हैं तो इसकी जो सुगंध होती है, इसकी जो गंध होती है, वो क्या सुगंध नहीं कहिए, इसको गंध कहिए, इसकी जो गंध होती है वो सरसों की तरह होता है। इसकी गंध कैसी होती है? कहेंगे इसकी गंध सरसों की तरह होता है। इस बात को ध्यान रखेंगे, सरसों की तरह इसका गंध होता है, इसलिए इसका नाम मस्टर्ड रख दिया गया, और कोई बात नहीं है। लेकिन मेरे भाई इस बात को आप ध्यान रखना है, ये मस्टर्ड गैस नहीं है, ये मस्टर्ड आपका क्या कहेंगे, एक द्रव पदार्थ होता है, जो कि एक एक बच्चे को पता होना चाहिए। कई बार ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ जाते हैं। और याद रखना, मस्टर्ड गैस को हम लोग कार्सिनोजन के नाम से भी जानते हैं। इसको हम लोग एक और चीज याद रखना मेरे भाई, इससे हम एल्सो नोन एज हम लिख देते हैं यहां पर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आल्सो नोन एज कार्सिनोजन के नाम से हम लोग जानते हैं। ये कार्सिनोजन की हम बात करते हैं, इस बात को ध्यान रखें, इसको कार्सिनोजन भी कहा जाता है। मस्टर्ड गैस को क्या कहते हैं? कार्सिनोजन कहते हैं। और ये किस अवस्था में होता है? कहेंगे द्रव की अवस्था में होता है। कभी भी मेरे भाई गैस नहीं होता है, नाम देख करके लगेगा गैस है, लेकिन ये गैस वैस नहीं है। तो मानोगे, तुम आओगे एग्जाम में बैठोगे, तुमको कहेगा मस्टर्ड गैस है, गैस है, गैस मार दोगे पहला ही ऑप्शन, पता चलेगा सारा कहानी खत्म हो गया। आंसर क्या होगा? तो द्रव होगा, एक प्रकार का द्रव है ये। इसका नाम मस्टर्ड इसलिए है क्योंकि सरसों की तरह, मस्टर्ड की तरह, सरसों की तरह इसकी गंध होती है, इसलिए उसके बेसिस पर इसका नाम रखा गया है। आगे चलते मेरे भाई, इसको हम लोग कहां पर, तो कहेंगे इसका इस्तेमाल कहां पर, तो वीपन वगैरह में करते हैं, जहां पर लड़ाई झगड़ा वगैरह की बात आती है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल किया जाता है, ध्यान रखिएगा। एक बायोगैस प्लांट की अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, तो जो बायोगैस हमारे प्लांट होते हैं, इस बायोगैस प्लांट में क्या करते हैं, तो मेरे भाई बायोगैस प्लांट में गोबर को सराया गलाया जाता है। हम किसकी बात करते हैं? गोबर की बात करते, इसको इंग्लिश में आप कॉ डंग कह दीजिए। तो ये जो गोबर हमारा होता है, गोबर को सराने गलाने की बात होती है। गोबर को क्या करते हैं, तो आपको ध्यान रखना, गोबर को सरा गलाकर, गोबर को क्या करते हैं, सरा गलाकर, सरा गला करके मीथेन गैस प्राप्त किया जाता है। कौन सा गैस? तो याद रखना मेरे भाई, यहां से मीथेन गैस हमारा मुख्य रूप से देखिएगा तो मीथेन गैस। मीथेन गैस के अलावा भी मेरे भाई यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी होगा, एंड अदर भी गैसेस होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखना, एंड अदर भी गैसेस होंगे, लेकिन मुख्य रूप से मीथेन गैस होता है। 75% हमारा यही होता है। तो गोबर को सराने गलाने के बाद मीथेन गैस प्राप्त होता है। और जब मेरे भाई मीथेन गैस की ही सिर्फ सरा गलाने के बाद हमारा क्या होता है, दो चीज हमें प्राप्त होता है, एक तो मीथेन गैस बनता है, और दूसरा हमारा क्या प्राप्त होता है मेरे भाई, हम लोग कहते हैं ये हमारा, यहां पर हम लोग कह सकते हैं कि हमारा खाद्य पदार्थ भी प्राप्त होता है। हम सीधा कहेंगे मेरे भाई, ये हमें क्या प्राप्त होगा, यहां पर खाद्य भी प्राप्त होता है। और इसी खाद्य का इस्तेमाल हम लोग कहां पे करते हैं, तो खेतों में करते हैं। खेतों में खाद्य का इस्तेमाल कहां पे करते हैं, तो कहेंगे खेतों में करते हैं। और खेत में अगर करेंगे तो उसकी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को बढ़ा देता है। ये मिट्टी के जो उर्वरता होती है उसको ये क्या करता है, मिट्टी की उर्वरता की बात करते हैं, उसको ये बढ़ा देता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो ये गोबर की हम बात करते हैं। लेकिन एक बात आता है मेरे भाई कि गोबर को सराने गलाने के लिए कोई तो होगा। तो गोबर को सराने गलाने के लिए याद रखिएगा मेरे भाई, यहां पर हमारा कौन काम करता है, याद रखना, इसके बीच में हमारा एक बैक्टीरिया काम करता है, जिसको मिथेनोजन बैक्टीरिया के नाम से हम जानते हैं। इसको सराएगा गलाएगा कौन, तो मेरे भाई याद रखना, सराने गलाने के लिए हमारा यहां पर ध्यान रखेंगे, यहां पर मिथेनोजन बैक्टीरिया की हम बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मिथेनोजन जो बैक्टीरिया होता है, मिथेनोजन बैक्टीरिया की हम बात करते हैं, मिथेनोजन बैक्टीरिया का बात करते हैं। इसी बैक्टीरिया के इस्तेमाल से सराते गलाते हैं। हाँ, दूसरी बात ये भी है मेरे भाई, जब कभी भी बायोगैस की हम बात करते हैं ना, ये हमारा अवायवीय, यहां पर हम लोग सीधे कहेंगे मेरे भाई कि यहां पर अवायवीय हमारा रिएक्शन होता है। यहां पर कैसा रिएक्शन होगा, तो इसको कहते हैं अवायवीय रिएक्शन होता है। बिना ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है, इसमें किसी ऑक्सीजन का हेल्प नहीं होता है, इसमें बिना ऑक्सीजन का हमारा कैसा होगा कि यहां पर रिएक्शन होता है। यह बात आपको ध्यान रखना है। तो जाहिर सी बात है मेरे भाई, आप जानते हैं कि सराने गलाने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, कवक भी हो सकता है, क्योंकि कवक जो हमारा होता है वो सरे गले पदार्थों से अपना भोजन करता है, सराता गलाता है। तो इसमें कवक अगर सराता गलाता है तो हम कहेंगे उसके ऊपर में हमारा ईस्ट वगैरह होगा, फंगस की हम बात करेंगे। इसका मतलब मेरे भाई ये जो विधि हमारा होगा वो कैसा विधि होगा, तो बायोगैस संयंत्र में निम्न से कौन सी प्रक्रिया हो सकती है, तो इसमें से हम कहेंगे क्या ये हाइड्रोजनीकरण की बात करते हैं। आपको बताना मेरे भाई, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं, उसके बाद मैं फिर आता हूं, आपको बताता हूं। आपको बताना इस क्वेश्चन के आंसर क्या करना, फटा से पानी है। चलिए चलते हैं, हम लोग आगे बात करते हैं। यहां पर तो हमारे सामने में जो क्वेश्चन है इसके बारे में हम लोग क्या बात कर रहे थे, जो बायोगैस हमारा होता है इसके बारे में हम लोग यहां पर समझ लीजिए। ये अवायवीय रिएक्शन होता है। और एक बात याद रखिएगा मेरे भाई, ये कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया, जो बायोगैस हमारा संयंत्र होता है, जो बायोगैस हमारा प्लांट होता है, आप याद रखेंगे मेरे भाई, इसको एनएरोबिक हम लोग क्या कहते हैं, तो फर्मेंटेशन के नाम से भी जानते हैं। यहां पर जो प्रोसेस हमारा होता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इसके अंदर जो प्रोसेस हमारा होता है उस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, एनएरोबिक। याद रखेंगे, इसको बोलते हैं एनएरोबिक, एनएरोबिक फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं। एनएरोबिक
फर्मेंटेशन के नाम से जानते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना। एनएरोबिक हमारा फर्मेंटेशन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ये एनएरोबिक फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है, इसीलिए इसको हम कहेंगे एनएरोबिक फर्मेंटेशन होगा, यानी कि आप किण्वन कह सकते हैं। लेकिन ये एक प्रकार का डीकंपोजिशन रिएक्शन भी है। ये हमारा क्या होता है मेरे भाई, ये हमारा डीकंपोजिशन भी हमारा होता है। या तो आपको ये बोल दे इसमें हमारा डीकंपोजिशन भी होता है, यानी कहने का मतलब मेरे भाई सराना गलाना और खाद बनाना वो एक डीकंपोजिशन का प्रोसेस होता है, डीकंपोज बन जाता है। तो ये हमारा डीकंपोजिशन भी हमारा प्रोसेस हो सकता है। यानी आपके आंसर्स मेरे भाई या तो ये होगा तो सही होगा, या तो आपके सामने एनारोबिक फर्मेंटेशन होगा तो ये भी हमारा राइट होगा। तो मेरे भाई इस बात को समझना। वैसे हम लोग जानते हैं किण्वन विधि हमारा जो होता है वो शराब बनाने की विधि होती है, आप पढ़ते होंगे, लेकिन यहां पर प्रोसेस पूछ रहा है एनारोबिक फर्मेंटेशन, इसको हम कह सकते हैं। इसलिए यहां पर आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। हाइड्रोजनेशन की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता होगा मेरे भाई, हाइड्रोजनीकरण हमारा क्या करता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल देता है। हम किसकी बात करते हैं, तो हम यहां पर बात करते हैं कि जो असंतृप्त जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है, इस बात को समझिए। यहां पर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात करेंगे, या फिर आप कह सकते हैं जो आप ये कह सकते हैं मेरे वनस्पति तेल जो हमारा होता है, इसी से हम लोग जानते हैं, हम वनस्पति तेल की हम बात करते हैं। तो ये वनस्पति तेल जो हमारा होता है ये किस में परिवर्तित हो जाता है, कहेंगे वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है। वनस्पति तेल हमारा वनस्पति घी में परिवर्तित हो जाता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो जो वनस्पति तेल हमारा होता है ये कैसा होगा, तो कहेंगे हमारा यहां पर सीधा कहते हैं ये हमारा अनसैचुरेटेड होता है, इसको असंतृप्त कहते हैं। ये हमारा कैसा होगा, कि इसको हम लोग यहां पर असंतृप्त कहते हैं, याद रखें। यहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हमारा क्या होगा, तो ये हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन में बदल जाता है। ये किसमें, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में हमारा बदल, समझना गौर से, बहुत काम का चीज बता रहे हैं और एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा तो मुंह बाने देना, यहां पर सीधा सा आंसर करना है। अगर वनस्पति तेल की बात करते हैं ये असंतृप्त होता है, वनस्पति घी हमारा संतृप्त होता है। यहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहां कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है। तो मेरे भाई इस बात को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। यहां पर असंतृप्त अगर हाइड्रोकार्बन होगा तो कार्बन कार्बन के बीच में हमारा डबल बॉन्ड होता है, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। एक कार्बन को हम कहेंगे बैलेंस ही पूरा करने के लिए चार हाइड्रोजन चाहिए, कहेंगे चार इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारा पूरा है। तो हम कहेंगे असंतृप्त होगा, इसी को इथीन कहते हैं। याद रखना मेरे भाई, इसी को क्या कहते थे, ये हमारा इथीन होता है। इथीन मतलब ई यानी है डबल बॉन्ड हमारा है। अब अगर बात को ध्यान रखना, इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन को ऐड करते हैं। इसमें हाइड्रोजन जब हम ऐड करते हैं मेरे भाई, जब हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो अभी इसमें 4 गो हाइड्रोजन है, जब 4 गो हाइड्रोजन में 2 गो हाइड्रोजन और ऐड कर देंगे तो हमारा 6 गो हाइड्रोजन हो जाएगा। और कहेंगे 1 कार्बन 2 कार्बन, अब 6 गो हाइड्रोजन को दिखा दीजिए, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन। अब मेरे भाई कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड बच जाएगा। तो इथीन से क्या बन गया, तो कहेंगे यहां पर इथेन बन गया। इथीन से क्या बना, तो कहेंगे इथेन बन गया, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कन्वर्ट हो गया। लेकिन आप उसमें क्या ऐड किए हैं, तो हाइड्रोजन आप ऐड किए, इसलिए ये हमारा जो प्रोसेस होता है हाइड्रोजनीकरण का प्रोसेस होता है। इसलिए हम कहते हैं कि वसीय हमारा वनस्पति तेल वनस्पति घी में भी परिवर्तित हो जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, बाय रिएक्शंस भी आप इस चीज को समझ सकते हैं, क्योंकि कई बार आपको पूछता है। अब यहां से मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाई कि जो हाइड्रोजनेशन हमारा होता है ना, इसको एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसको कैसा रिएक्शन कहते हैं, दैट इज द क्वेश्चन मेरे भाई, ये क्वेश्चन है। ये हमारा कैसा रिएक्शन है, क्योंकि ये हमारा यहां पर एडिशन रिएक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखना। ये कैसा रिएक्शन है, तो क्योंकि ये हमारा एडिशन रिएक्शन होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। हम एडिशन रिएक्शन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। जैसे हाइड्रोजन ऐड किए तो पहले 4 गो हाइड्रोजन था, अब इसमें 6 गो हाइड्रोजन हो गया। इसका मतलब मेरे भाई एक एडिशन रिएक्शन के नाम से भी जाना जाता है, कई बार इसमें क्वेश्चन पूछता है। तो आपको मेरे भाई छोटे छोटे सभी पॉइंट्स पर एकदम नजर रखना पड़ेगा, और कभी भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप आसानी से कह सकते हैं। लेकिन अगर मेरे भाई इसमें पूछेगा कि बताओ कि इसमें जो कैटलिस्ट यूज करते हैं वो कौन सा होता है, याद रखना इसमें निकल यूज होता है, या फिर हम कहते हैं इसमें पैलेडियम यूज होता है, या फिर इसमें प्लेटिनम का भी इस्तेमाल होता है। ये दोनों हमारा किसके रूप में होता है, कहेंगे कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल होता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है, ये हमारा कैटलिस्ट के रूप में इस्तेमाल होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, लेकिन सभी क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए सबको आप ध्यान में जरूर रखिएगा। आगे चलते हैं। फसलों के पर्णीय छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त उर्वरक कौन होता है। मेरे भाई एक बात बताइए, आप यूरिया का छिड़काव करते हैं ना, जब आप देखते होंगे यूरिया जो हमारा होता है वो पानी में बहुत अधिक घुलनशील होता है। जब आप देखिए खेती करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप यूरिया को खेतों में क्या करते हैं, छींटते हैं। और जब यूरिया को आप छींटते हैं मेरे भाई, आप किसको छींटते हैं, आप यूरिया को छींटते हैं। डीएपी तो हमारे मिट्टी की उर्वरता को बढ़ाता है, लेकिन जो यूरिया हमारा होता है ये क्या करता है, पानी में घुलनशील होता है,
पानी आप पटवन कर देते हैं, फिर आप यूरिया छींटते हैं, पानी में घुलनशील होता है। ये सबसे अधिक हमारा पर्णीय छिड़काव होता है, जिसको हम लोग कहते हैं फॉयलर स्प्रेइंग क्रॉप कहते हैं। तो फॉयलर स्प्रेइंग क्रॉप की बात करते हैं, उसमें हम किसका किसका यहां पर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया होगा, पोटेशियम नाइट्रेट होगा, कैल्शियम नाइट्रेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे मेरे भाई, इसमें हम यूरिया को छिड़काव कर सकते हैं, इसी के साथ हम कहेंगे पोटेशियम नाइट्रेट की हम बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, तो हम लोग यहां पर पोटेशियम नाइट्रेट की हम बात करते हैं, ये पोटेशियम नाइट्रेट का भी हम छिड़काव कर सकते हैं। साथ ही साथ मेरे भाई हम लोग को याद रखना कि कैल्शियम नाइट्रेट की भी हम बात करेंगे, साथ ही साथ याद रखना कि इसमें कैल्शियम नाइट्रेट की हम बात करेंगे। तो पोटेशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, यूरिया, इन सब का हम लोग क्या करते हैं, छिड़काव करते हैं। और याद रखेंगे मेरे भाई, पानी में अत्यधिक घुलनशील होता है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित प्रकार में से उष्मा इंजन में कार्बोरेटर का जो इस्तेमाल होता है वो किस में होता है। कार्बोरेटर मेरे भाई पेट्रोल इंजन में होता है। एक लाइन में कहानी सिंपल है, कई बार बता भी चुके हैं, इसलिए आगे चलते हैं। और ये आपके एग्जाम में पूछा भी था, ये आपकी टियर 2 में पूछा है। आगे चलते हैं। ईस्ट और मशरूम एक प्रकार का कवक है और ये सड़े गले पदार्थों से अपना भोजन ग्रहण करता है। यानी कहने का मतलब मेरे भाई, इस क्वेश्चन का अगर आंसर करने के लिए जाएंगे तो एक प्रकार का फफूंद है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि जलीय फर्न जिसे जैव उर्वरक के रूप में हम लोग जानते हैं, वो मेरे भाई यहां पर एजोला की बात करते हैं। तो एक बात आप जान लीजिए, जो एजोला हमारा होता है ये एक जलीय फर्न होता है। और आपको ध्यान रखना मेरे भाई, ये आपको ध्यान रखना, जो एजोला होता है इसके जड़ में एनाविना हमारा सवाल होता है। एजोला हमारा क्या कहेंगे, हमारा जलीय फर्न है, इस प्रकार को ध्यान रखना। ये हमारा क्या कहेंगे यहां पर, ये जलीय फर्न है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और ध्यान रखना एजोला की जड़ में, एजोला जो हमारा होता है इसकी जड़ की बात करते हैं। एजोला की जड़ में क्या होता है मेरे भाई, एनाविना की हम बात करते हैं। किसकी बात कर रहे हैं यहां पर, एनाविना जो हमारा होता है, एनाविना हमारा क्या कहेंगे, ये एनाविना हमारा सवाल होता है। उसके जड़ में एनाविना क्या होता है, यहां पर सवाल होता है। और जो एनाविना हमारा सवाल होता है मेरे भाई, इसी को तो हम लोग ब्लू ग्रीन अलगी के नाम से जानते हैं। इसी को हम लोग कहेंगे ये हमारा नील हरित सवाल यहां पर है। इसी को हम लोग क्या कह दिए, तो ये एनाबेना हमारा क्या कहेंगे यहां पर नील हरित सवाल होता है। और यही नील हरित सवाल क्या करेगा, तो कहेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन हमारा करता है। एनाबेना नामक नील हरित सवाल होता है। और याद रखना मेरे भाई, यही क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये किसका काम करेगा, तो कहेंगे यहां पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ये क्या करेगा, तो कहेंगे यहां पर हमारा ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो ये अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है तो आपको ध्यान रखना है, ये मिट्टी की उर्वरता को बढ़ा देता है। ये मिट्टी के जो उर्वरता होती है उसको बढ़ा देता है। ये मिट्टी की उर्वरता की अगर हम बात करते हैं, मिट्टी की उर्वरता को ये क्या करता है, बढ़ा देता है। आपको ध्यान रखेंगे। तो ये एजोला हमारा यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। मर्सिलिया फर्न और मर्सिलिया टेरिडोफाइट्स होता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और जो सल्विनिया आपको दे रखा है, तो सल्विनिया आपका क्या है, तो कहेंगे ये तैरता हुआ फर्न होता है। ये जलीय फर्न है, ये क्या है, तो तैरता हुआ फर्न होता है। ये क्या है मेरे भाई, तो तैरता हुआ फर्न है, इस बात को ध्यान रखेंगे। ये तैरता हुआ हमारा फर्न होता है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। तो जलीय फर्न के बारे में अगर पूछेगा तो एजोला हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे बात याद रखना, बस इतना बात बोले, इतना आप ध्यान रखिएगा। एनावेना नॉस्ट्रोक जो हमारा होता है नाइट्रोजन फिक्सेशन करता ही है। मेरे भाई ऑक्टोपस की बात करते हैं, ये हमारा क्या है, तो मोलस्का होता है। ऑक्टोपस हमारा क्या है, मोलस्का है। मोलस्का संघ के जो जीव होते हैं उसको ऑक्टोपस में हमारा आता है। इसी में सिंक होता है, सीपी संख वगैरह इसी में आता है, ऑक्टोपस में आता है। ये हमारे कहते हैं जीव जंतु का दूसरा सबसे बड़ा हमारा क्या माना जाता है, तो इसको दूसरा सबसे बड़ा जीव जंतु का दूसरा सबसे बड़ा हम लोग क्या मानते हैं, तो संघ मानते हैं मोलस्का को। जंतुओं में से किसमें 3 गो प्रकोष्ठ हृदय होता है मेरे भाई, 3 गो हर्ट चेंबर किसमें होगा, क्योंकि मगरमच्छ की बात करता है। मगरमच्छ में तो मेरे भाई यहां पर 4 गो होता है। इसमें कितना होगा, क्योंकि इसमें 4 हर्ट चेंबर होता है। 4 हर्ट चेंबर में मेरे भाई 3 गो हर्ट चेंबर की अगर हम बात करते हैं, 3 गो हर्ट चेंबर हमारा क्या होता है, इसका फंक्शन करता है। लेकिन एक हर्ट चेंबर इसमें क्या होता है, तो एक हर्ट चेंबर मेरे भाई इसमें फॉल्स होता है, ये काम नहीं करता है, ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं मेढक की बात करते हैं, तो मेढक में कितने हर्ट चेंबर होंगे, तो 3 हर्ट चेंबर हमारा होता है, इसलिए आंसर करेंगे ये। बंदर में तो 4 गो हर्ट चेंबर होता है। आगे चलते हैं। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है प्रोटीन का, लिपिड का, कार्बोहाइड्रेट का, उपयुक्त में से अधिक। आंसर करेंगे हमारा करेक्ट हो जाएगा, आंसर करेंगे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है। बताइए, ये तो क्वेश्चन पहले भी मेरे भाई यहां पर हम लोग बात करते हैं अदरक की बात करते हैं। अदरक को अदरक हम लोग क्या कहते हैं, इसमें राइजोम बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, राइजोम। केसर मेरे भाई जो होता है, ये केसर मेरे भाई यहां पर हम लोग कहेंगे केसर जो होता है ये बीज नहीं होता है।
केसर जो है ये बीज नहीं होता, ये बीज जो लिखा है ना ये केसर बीज नहीं होता। केसर हमारा क्या होता है कि यहाँ पर हमारा फूल होता है, ये हमारा सेफ्रॉन जो होता है एक प्रकार का फूल होता है, तो ये गलत है, ये गलत है, तो आंसर यही करेंगे। अफीम जो होता है, अफीम की टुड्डी, अफीम का जो सीड होता है वही हमारा अफीम में होता है, उसी से अफीम तैयार होता है। लोहा का अंश सबसे अधिक किसी में होता है, तो हरी सब्जी में होगा। सीम में क्या होगा, तो प्रोटीन होता है। अंडा में भी क्या होगा, तो प्रोटीन हमारा होता है। ये दोनों आंसर नहीं हो चुके, इन दोनों में प्रोटीन हमारा होता है। जितने भी हरी सब्जी आप खाते हैं उसमें लोहा आयरन कंटेंट होता है। एल्कोहल के निर्वेशन के लिए मेरे भाई, अगर अल्कोहल के निर्वेशन के लिए हमारा जो अंग होता है वो कौन सा मेरे भाई, कौन सा ऐसा अंग हमारे शरीर के अंदर है जो कि क्या करता है, जितने भी हम दवाई ववाई खाते हैं जो टॉक्सिक चीज होता है उसको डिटॉक्सिफिकेशन कौन करता है, हमारा लीवर करता है। और जो हमारा लीवर होता है याद रखना उसमें रीजनरेशन पावर होता है, अपने लीवर क्या करता है, अपने आप को फिर से जनरेट कर लेता है। तो मेरे भाई वो लीवर होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन हमारा करता है, ध्यान रखेंगे। शरीर का प्रतिरोधक क्षमता हमारा सबसे महत्वपूर्ण कोशिका मेरे भाई प्रतिरोधी क्षमता को बढ़ाता है, तो कहेंगे डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी हमारा क्या करता है, तो किंग ब्लड में एंटीबॉडी का निर्माण करता है। तो लिम्फोसाइट्स हमारा क्या, तो डब्ल्यूबीसी का प्रकार है, इसलिए आंसर करेंगे ऑप्शन नंबर हमारा यहां पर बी करेक्ट हो जाएगा। आगे चलते हैं, आंख के किस भाग में अंध बिंदु और पीत बिंदु होता है। मेरे भाई यहां पर अंध बिंदु की बात करते हैं, और अगर हम पीत बिंदु की बात करते हैं, पीला बिंदु की बात करते हैं, तो आपको एक चीज ध्यान रखना कि मेरे भाई अंध बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो एक चीज आप समझिए मेरे भाई, ये क्वेश्चन आपका कई बार पूछता है। आप जानते होंगे कि हमारी आंख में एक रेटिना का भाग होता है, हमारी आंख में रेटिना होता है। इसी रेटिना पर क्या होती है मेरे भाई कि दो स्पॉट होता है, रेटिना पर दो स्पॉट होता है, या फिर आप कहते हैं कि उसी रेटिना पर हमारा दो स्पॉट होता है। एक हमारा कैसा होता है, इसी रेटिना पर ब्लाइंड स्पॉट होता है, इसी पर एक स्पॉट जिसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं, बताइए। और दूसरा हमारा कैसा स्पॉट होता है, इसमें येलो स्पॉट होता है। जो लोग मेरी क्लासेस कर रहे होंगे शायद उनको ये बात मैंने क्लास में भी बताया, थ्योरी की क्लासेस में। जो ब्लाइंड स्पॉट होता है मेरे भाई, अगर ब्लाइंड स्पॉट पर इमेज बनता है, यदि इमेज कहां बनता है, यदि इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बनता है, यदि इमेज कहां पर, ब्लाइंड स्पॉट पर बनता है, यदि इमेज ब्लाइंड स्पॉट पर बनता है तो मेरे भाई याद रखिएगा, बनता है तो सब कुछ आपको काला नजर आता है। सब कुछ कैसा नजर आएगा, तो कहेंगे सब कुछ आपको काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। अगर यहां इमेज बन गया तो सब कुछ काला दिखाई देता है, इस बात को आप ध्यान रखेंगे, इसलिए इसका नाम है ब्लाइंड स्पॉट। अगर मेरे पे रेटिना पर एक और स्पॉट हो जिसको येलो स्पॉट कहते हैं, और याद रखना यदि इमेज की हम बात करते हैं, यदि प्रतिबिंब की हम बात करते हैं, यदि इमेज हमारा येलो स्पॉट पर बनता है, कहां पर, अगर इमेज हमारा येलो स्पॉट पर बनता है तो आपको ध्यान रखना स्पॉट पर बनता है। यदि इमेज येलो स्पॉट पर अगर हमारा बनता है तो आपको एक बात ध्यान रखना मेरे भाई कि सब कुछ कैसा नजर आएगा, तो कहेंगे सब कुछ आपको स्पष्ट नजर आता है। यहां पर सब कुछ की अगर हम बात करते हैं, सब कुछ आपको कैसा नजर आएगा, तो यहां पर स्पष्ट दिखाई देता है, इस बात को आप ध्यान रखना। सब कुछ हमारा स्पष्ट दिखाई देता है, ये चीज आपको ध्यान रखना। कई बार मेरे भाई ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो रेटिना पर ही हमारा ये दोनों चीज होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। तो आंसर करेंगे यहां पर कॉर्नियल लेंस नहीं, दृष्टि पटल करेंगे, और दृष्टि पटल को ही रेटिना कहते हैं, उसी पर ये दोनों बिंदु पाया जाता है। इसको ब्लाइंड स्पॉट और येलो स्पॉट के नाम से हम लोग जानते हैं। बताइए क्लास में भी आपको कराए होंगे, लगातार आप क्लास कर रहे हैं, और मेरी जो थ्योरी की क्लासेस चलती है जिसमें खास करके इंजेक्शन बैच की क्लासेस है या फिर आपको अखंड ज्योति बैच की क्लास, देखिए दोनों क्लासेस है। आपको अगर जिस बैच में भी जाने का मन करता है उस बैच में आप जा सकते हैं। अगर आपको मन करता है कि नहीं हमको न्यू बैच चाहिए, तो मेरे भाई उसके लिए इंजेक्शन बैच है। और याद रखिएगा जिनकी थ्योरी थोड़ा भी वीक है, कोई भी चैप्टर वीक है, तो इंजेक्शन बैच से जरूर जुड़ जाइएगा, ये न्यू बैचेज आपको मिलेगा। इंजेक्शन बैच थ्योरी की बैच आपको मिलेगी, और ये जो आपको थ्योरी का बैच हम आपको दे रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे भाई, ये कंप्लीट लाइव क्लासेस इसमें मिलेगा, एकदम बेहतरीन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ इसकी क्लासेस हम आपको प्रोवाइड करेंगे। दूसरा अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो हम अखंड ज्योति बैच की बात करते हैं। ये जो अखंड ज्योति बैच अगर होता है, अगर अखंड ज्योति बैच की अगर हम बात करते हैं, जो लोग कर रहे होंगे वो लोग जरूर पढ़े होंगे, और ये भी हमारा क्या कहेंगे यहां पर थ्योरी बैच हमारा है, ये भी हमारा थ्योरी बैच है। अब कहिएगा सर दोनों में अंतर क्या है, तो दोनों में मेरे भाई अंतर क्या है, कहेंगे ये हमारा अभी स्टार्ट हुआ है रिसेंट में, और ये हमारा पहले से चल रहा है। तो ये आपको इसमें लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों मिल जाएगा, और इसमें कंप्लीट लाइव क्लासेस आपको मिलेगी, लेकिन दोनों थ्योरी की क्लासेस है, और ये दोनों के दोनों मेरे पास साइंस थ्योरी के लिए आपके लिए सबसे बेहतरीन क्लासेस आपको हम दे रहे हैं। साइंस थ्योरी की क्लासेस अगर करनी है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, तो आपको यहां से मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है मेरे भाई कि हमारी साइंस थ्योरी अच्छी है, या फिर अगर आपको लगता है कि हमको प्रैक्टिस करना है, तो आप नियुक्ति बैच से जुड़िएगा। नियुक्ति बैच जो हमारा होता है ये साइंस की प्रैक्टिस के लिए हमारा है। अगर साइंस में प्रैक्टिस करना है, और मेरे हिसाब से मेरे भाई सबसे बेहतर
बेहतर क्लासेस नियुक्ति बैच में मिलेगा। और आपको मैं बता देना चाहता हूं, इसमें 4000 प्लस एमसीक्यू हम करवा रहे हैं, इसमें 4000 प्लस एमसीक्यू करवा रहे हैं। अगर किसी के पास ये क्लासेस अगर नहीं है तो जरूर कर लीजिएगा। इसमें एक से एक बेहतरीन कंसेप्ट, एक से एक बेहतरीन चुनौता, एक से एक बेहतरीन क्लासिकल क्वेश्चन हम इसमें करवाएंगे। धीरे धीरे करके सब कुछ आएगा। और जिसको लगता है कि थ्योरी थोड़ा भी कहीं पर वीक है, अगर थोड़ा भी हमको समझ में नहीं आता है, अगर हमसे क्वेश्चन नहीं बनता थ्योरी से, तो आप जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि मेरे भाई ये समय और ये आपको चीज मटेरियल फिर दोबारा नहीं मिलेगा। क्योंकि जब गाड़ी निकल जाती तो निकल जाती, फिर समय आपको लौट करके नहीं आता है। तो जिनको भी लगता है कि हमारी थ्योरी वीक है, तो जरूर आप देख लीजिए, इसमें से जो भी क्लासेस लेना चाहते हैं ले लीजिए। और ये क्लासेस तो आपके पास होना ही चाहिए। तो देखिएगा आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो जाती है। आपको जितना चीज हम पढ़ा रहे हैं ना, और मेरे पढ़ाए हुए और थ्योरी से रिलेशन जब आप देखिएगा, तो आपको हर चीज लगेगा कि इजी हो जाता है। बस मेरे भाई पढ़ने का तरीका होता है कि कितना जल्दी आप आंसर करते हैं। एक बच्चे का लिंग का निर्धारण जो होता है मेरे भाई, वो किसके आधार पर होता है? तो पिता के, फादर के आधार पर होता है, क्योंकि उसमें वाई क्रोमोजोम होता है और वही वाई क्रोमोजोम रिस्पॉन्सिबल होता है। ये हम कहेंगे यहाँ पर बेटा होगा कि बेटी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा हमारा क्या है? तो कहेंगे यहाँ पर सल्फा औषधि है। यानी मेरे पास सल्फा ड्रग की बात करता है। जो सल्फा ड्रग हमारा होता है, ये क्या होता है? कहेंगे एंटी बैक्टीरियल होता है। ये कैसा होगा? कहेंगे ये हमारा एंटीबायोटिक होता है। ये बात आपको ध्यान रखना। और जो एंटीबायोटिक हमारा होता है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में काम करता है। ये किस में काम करता है? कहेंगे हमारा ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में ये काम करता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। ये कहीं पर भी अगर किसी को बैक्टीरियल इन्फेक्शन अगर होता है, क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए हमारा क्या होता है कि यहाँ पर के लिए इस्तेमाल होता है। ये किसके लिए? बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है। ये बात आपको ध्यान रखना है। ये किसके लिए? तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए इस्तेमाल होता है, जो कि एंटीबायोटिक होता है। और कई जगह पर आप देखिएगा मेरे भाई, ये इसको लिखता है एंटी बैक्टीरियल भी कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ये हमारा एंटी बैक्टीरियल भी होता है। इसलिए घबराना नहीं, आप आंसर करके आना। तो मेरे भाई आपसे ये बोले, चाहे आप एंटीबायोटिक बोले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो सल्फा ड्रग होता है, इसमें जिसमें सल्फर की मात्रा होती है, वो हमारा सिवाजोल होता है। ये हमारा होता है, याद रखेंगे मेरे भी। ये भी एंटीबायोटिक है, लेकिन इसमें सल्फर नहीं होता है। हमारा स्ट्रेप्टोमाइसिन भी हमारा नहीं होता है। यहाँ पर सिवाजोल की बात करते हैं, ये हमारा होगा। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। अगला कहता है कि रानी खेत बीमारी किसमें होता है? तो मुर्गी में होता है। ये सब बीमारी आप याद रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, सब पूछता भी नहीं है, बस ध्यान में रख लेना, तो रख लीजिए। बाद बाकी मेरे भाई आज का जो डिस्कशन है, वो लगातार हमने आपको 40 क्वेश्चन का डिस्कशन बहुत ही कम समय में बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारा प्रयास रहता है कि अपना पूरी तरीके से एफर्ट लगा करके हर एक क्वेश्चन तक हम आपको पहुंचा दें, ताकि आप 40 क्वेश्चन पर अगर डेली मेरे साथ प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन अगर थोड़ा भी आपको लगता होगा कि मेरा थ्योरी थोड़ा भी वीक है, हम आपको रिकमेंड करेंगे अखंड ज्योति बैच आपके पास पहले से, कि उसमें आपका कुछ चैप्टर पढ़ाया हुआ है और कुछ चैप्टर चल भी रहा है। और अगर आपको लगता है कि नहीं हमको बढ़िया क्लासेस और चाहिए, तो न्यू क्लासेस चाहिए, तो इंजेक्शन बैच की क्लासेस करके देखना। एक चैप्टर में आपको पता चल जाएगा कि आपको क्या नहीं आता था। क्योंकि मेरे भाई पढ़िएगा तो क्या पढ़ना क्या छोड़ना, आप भले विद्वान है, हमको नहीं मतलब है, लेकिन सिलेक्शन लेना है तो मेरे बैच से एक बार जरूर गुजर कर देखना। तब पता चलेगा कि सच में हमारे अंदर इतना कमी था। पता चलेगा तब जब करोगे तब, ठीक है? ऐसे कहने से कुछ नहीं होता है। बाद बाकी अगर आपकी क्लासेस करनी है तो नियुक्ति बैच की क्लासेस आपके लिए है ही। ये सारी क्लासेस, जो भी क्लासेस आपको यहाँ पर दी जाती है, सभी के सभी एक से एक बेहतरीन क्लासेस आपको दी गई है। तो मेरे भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में। लेकिन हम सभी लोग से कहना चाहते हैं कि आप लोग जरूर सेशन को एक बार लाइक कर दीजिएगा। जितने लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग एक बार सेशन को लाइक करेंगे। बाद बाकी आज के सेशन को हम लोग यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग फिर अगले सेशन में। थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट। नियुक्ति बैच रिकॉर्ड देखिए, नियुक्ति बैच की जो क्लासेस है ना, उसमें आपको लगभग 600-700 क्वेश्चन लगभग रिकॉर्डेड मिलेगा, और 700 के आगे लाइव भी मिलेगा। नियुक्ति बैच में लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों हो जाएगा। आप दोनों तरह के से देख सकते हैं। तैयारी करने का अगर मूड है, लगता है कि हमको निकाल लेना है, तो जुड़ जाइए, फिर सोचिए नहीं। तब आप एक जगह कस के पकड़िए और जम के मेहनत कीजिए। एक टीचर को फोकस कीजिएगा ना, अरे मेरे जैसा टीचर आपको खोजिएगा तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों का कॉम्बिनेशन आपको चाहिए ना। खाली केमिस्ट्री पढ़ा देंगे तो नहीं होगा, खाली बायोलॉजी पढ़ा देंगे तो नहीं होगा, खाली फिजिक्स पढ़ा देंगे तो नहीं होगा। हम आपकी गारंटी लेते हैं कि तीनों में हम आपको ऐसा बना देंगे कि तीनों के आंसर तुम करके आओगे, ठीक है? इसलिए तुमको लगता है कि साइंस में हमको कुछ अच्छा कर जाना है, तो मेरी क्लासेस को करके देखना, ठीक है? आपको जिस दिन आपको सफलता मिलेगी ना, उस दिन आपको लगेगा कि कब एक बार हम सर से मिल लें, क्योंकि आपको हर चीज वही नजर आएगा। देखिए, सिलेक्शन का कोई शॉर्टकट होता नहीं, मेहनत तो करना पड़ेगा। बाद बाकी हम भी मेहनत करते हैं, अगर हम पसीना चुआ रहे हैं तो आपको भी चुआना पड़ेगा, ठीक है? बाद बाकी करते रहिए मेहनत, बहुत मजा आएगा। जी सर, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, शिवम प्रकाश जी कह रहे हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग फिर अगले क्लासेस में। हाँ बिल्कुल, वनली फोकस आशीष सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, लव यू।